हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम ना एलटी का जो 2018 में पेपर हुआ था उसका प्रीवियस ईयर देखेंगे, पूरा 120 क्वेश्चन को 120 क्वेश्चन का इस वीडियो में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पी/क्यू ज़रूरी है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे आपके 2018 में एलटी का पेपर हुआ था, अब जाके 2026 में पेपर होने जा रहा है इंग्लिश का। सो हम देख लेते हैं। ओके, तो आप फर्स्ट टाइम चैनल पर अगर आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, फीडबैक भी अपना दिया करें, क्योंकि इस चैनल पर ना आपको ना थ्योरी क्लासेस की तैयारी कराई जाती है, जैसे कि एलटी की तैयारी कराई जा रही है, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम रहेंगे सबकी तैयारी कराई जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो ये क्वेश्चन आया था आपके 2018 में। Somebody had cleaned my shoe and brushed my suit। इसको करना है क्या, पैसिव वॉइस में बदलना है। कैसे आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो सिंपल से है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। और यहाँ पे आपका हैड है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की 3 फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वर है जो कि गलत है, हैव बीन है जो कि गलत है, हैव बीन है जो कि गलत है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और माई सूट ब्रश्ड ये आपका करेक्ट हो जाएगा। डी इज़ करेक्ट। ओके, तो ये याद रखना है। माई सू, यहाँ पे माई सू हैड बीन क्लीन्ड हो जाएगा, एंड माई सूट ब्रश्ड ये इसी में हो जाएगा, क्योंकि एंड से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे, ये बताना है हमें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे। तो याद रखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे, है ना, और इनका जन्म अमेरिका में हुआ। बट क्या हुआ कि इन्होंने लेकिन इन्हें पहली बड़ी सफलता इंग्लैंड में मिली। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये अमेरिका के थे, और ये अमेरिका में पैदा हुए थे। बट इनको जो पहली बार सफलता मिली ना, एक बड़ी सफलता, वो इंग्लैंड में मिली, और फिर वे वापस आकर अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में बस गए। तो उनकी पोइट्री में हमें इसी रेन का, यानी कि इसी क्षेत्र का ग्रामीण परिवेश झलकता है। तो ये याद रखना है, एन अमेरिकन पोएट हैं बट सेटल इन न्यू इंग्लैंड। सो यहाँ पे डी इस करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। ये जो न्यू इंग्लैंड है ना, ये एक क्षेत्र है, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक क्षेत्र है। अब इनको ना क्या था कि ये अमेरिकी ही पोएट थे और इनका जन्म भी अमेरिका में हुआ था, लेकिन इन्हें ना पहली बड़ी सफलता इंग्लैंड में मिली, और फिर क्या थे कि फिर ये वापस आकर अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में, तो ये एक अमेरिका का ही है, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है। ठीक है, स्टैनले वेबर इन द बर्थडे पार्टी प्रिटेंड्स टू बी अ वन टाइम। तो इनका बताना है, हैरोल्ड पिंटर का ये वर्क है, हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, ठीक है, जो कॉमेडी ऑफ वेनस के लिए जाना जाता है। अब इसमें जो कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, स्टैनले वेबर, पूछा जा रहा है स्टैनले वेबर जो है, ठीक है, वो क्या होने का नाटक करता है। तो स्टैनले वेबर जो कि एक बोर्डिंग हाउस में रहता है, दावा करता है कि वो एक बहुत बड़ा क्या था, पियोनिस्ट था, जिसने कभी लंदन में एक सफल संगीत कार्यक्रम दिया था, ऐसा ये दावा करता है। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, द 4 ह्यूमर्स इन बेन जॉनसन्स टाइम वर। तो बेन जॉनसन के समय पर ये 4 ह्यूमर क्या थे, पढ़ाया है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, है ना। तो बेन जॉनसन के टाइम पर बेन जॉनसन का कौन सा वर्क था, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, हमें यहाँ पे बताना है। देखिए क्या था कि जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इसी सिद्धांत पर बेस्ड है। जॉनसन का जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये था, बात ये थी कि प्राचीन जो चिकित्सा था, प्राचीन एकदम हिंदी में बता रही हूँ, प्राचीन जो चिकित्सा था उसके पद्धति के अनुसार बताया जाता है कि शरीर में 4 तरल पदार्थ होते हैं। पहला है ब्लड, दूसरा है फ्लेम, ब्लड मतलब खून, फ्लेम मतलब क्या होता है, कफ, ठीक है,
और तीसरा है येलो बाइल, चौथा है ब्लैक बाइल। ये 4 प्रकार के पदार्थ हर इंसान के अंदर पाए जाते हैं। अगर ये चारों पदार्थ हर इंसान में एक बैलेंस वे में है तब तो ठीक है। अगर इन चारों में से कोई एक पदार्थ किसी भी इंसान में ज़्यादा है, एक्सेस है, तो वो उसी पदार्थ के अनुसार अपना एक्ट करने लग जाएगा। समझ में आया? तो ये था भाई 4 ह्यूमर्स। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर 12th नाइट। 12th नाइट में ये सेल्फ लव कौन है, सेल्फ लव का सिक कौन है? ठीक है, सेल्फ लव मतलब आत्ममोह में कौन बीमार है, कौन सेल्फ लव में बीमार है 12th नाइट में। तो ये बंदा कौन है? ये ओलिविया का ही स्टीवर्ड है, नौकर है, मालबिलियो। ठीक है, ओलिविया कहती है ना, ओलिविया खुद कहती है कि वो सेल्फ लव से ग्रसित है। उसकी इसी अकड़ के कारण जो दूसरे कैरेक्टर हैं उसका मजाक भी बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, द स्लीप वॉकिंग सीन अकर्स इन। इस टाइप का क्वेश्चन आपके आए थे 2018 में। ये जो स्लीप वॉकिंग सीन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके 2026 में भी आएंगे, लेकिन पूरे नहीं आएंगे। आपको इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और थोड़ा टफ भी मिलेंगे। एकदम टफ नहीं मिलने वाले हैं कि आपको आउट ऑफ सिलेबस ही रहे। ठीक है, तो स्लीप वॉकिंग सीन आपके मैकबेथ में है ना? कहाँ पे है ये जो सीन है ना, ये शेक्सपियर के मैकबेथ के कौन से एक्ट में आता है? 5 एक्ट में आता है। याद रखना, 5 एक्ट में आता है। कब आता है? जब लेडी मैकबेथ गिल्ट के कारण नींद में चलती है और उन्हें लगता है कि उनके हाथ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। तो ये याद रखना, स्लीप वॉकिंग सीन ये 5 एक्ट में आता है मैकबेथ के। नेक्स्ट पे आएंगे, वेयर डज द 3rd एक्ट इन आर्म्स एंड द मैन टेक प्लेस। एक बार रिवीजन तो होना ज़रूरी है ना, 2018 वाला पेपर। अब मैं क्या करूँगी ना, आपको कुछ अभी जो कितना दिन बचा हुआ है, अभी 16 दिन बचा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा मॉक टेस्ट भी कराना है मुझे 120 क्वेश्चन का। ठीक है, तो वेयर डज द 3rd एक्ट इन आर्म्स एंड द मैन टेक प्लेस। तो आर्म्स एंड द मैन में 3rd एक्ट कहाँ अपीयर होता है? 3rd एक्ट लाइब्रेरी में, गार्डन में, आर्मी कैंप पे की बैटल फील्ड में। पढ़ाया ये मैंने, आर्म्स एंड द मैन कहाँ पे ये अपीयर होता है बताना है। 3rd एक्ट। तो एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, इस प्ले का जो है ना आर्म्स एंड द मैन, ये जे.बी. शॉ का है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले है ये आर्म्स एंड द मैन, जो युद्ध पर है। ठीक है, वॉर पर है, लेकिन वॉर का मजाक बनाते हुए है, जो कि सटायर है। ठीक है, मजाक में युद्ध का मजाक इन्होंने बनाया है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इस प्ले का जो फर्स्ट एक्ट है, ठीक है, इस प्ले का जो फर्स्ट एक्ट है वो कहाँ पे घटित होता है ना? तो बेडरूम में। बेडरूम, ये ध्यान रखना, पहला जो एक्ट है वो बेडरूम में होता है। एंड द सेकेंड जो एक्ट होता है ना, सेकेंड कहाँ पे आता है? सेकेंड कहाँ पे आता है? गार्डन में। सेकेंड यानी कि पहले बेडरूम की सीन दिखाई जाएगी, देन गार्डन का दिखाया जाता है सेकेंड एक्ट पे। गार्डन दिखाया जाता है, यानी कि पहला जो एक्ट है वो बेडरूम में, दूसरा गार्डन में, और तीसरा जो एक्ट है 3rd एक्ट जो है वो लाइब्रेरी में है। तो ये ध्यान रखना बच्चे। बहुत सारी नॉलेज भी दे के जाऊँगी, भले ही आपका 2018 का पेपर है, लेकिन कुछ नॉलेज आपको दे के जाऊँगी ताकि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए और इजी हो जाए। है प्रीवियस ईयर करा रही हूँ। तो लाइब्रेरी इज़ करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा आपका? लाइब्रेरी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, 3rd एक्ट पूछा है ना? यस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिव इन द ब्रैकेट्स। इसमें हमें बताना है ना, वर्ब हमें फिल करनी है। ठीक है, इसमें वर्ब फिल करना है। इट इज़ वेरी प्लेजेंट, वेक अप एंड हियर द रेन बीट ऑन द विंडोज़। कहाँ पे आपका सही हो जाएगा? तो टाइम नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे इट इज़ वेरी प्लेजेंट है, इट इज़ वेरी प्लेजेंट। इसके बाद हमें ना एक नॉन फिनिट लेना है, नॉन फिनिट यानी कि 2 + V1 लेना है। तो यहाँ पे आपका 2 वेक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 वेक हो जाएगा, 2 वेकअप। और एंड से जुड़ा हुआ है तो हियर एज इट इज़ आ जाएगा, हियर में कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगी। उसके बाद द रेन, अब यहाँ पे जो बारिश है ना वो लगातार हो रही है,
बारिश का जो गिरना है वो जारी है, इसलिए हम इसे किस में लेके चले जाएंगे, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में ले जाएंगे तो यहाँ पे बीटिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, टू वेक हियर बीटिंग, सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। ड्राइडन की ऑल फॉर लव इज अ रीटेलिंग ऑफ शेक्सपियर। तो ड्राइडन का जो ऑल फॉर लव है ये किसकी स्टाइल में लिखा गया है, किसकी रिटेलिंग है, शेक्सपियर के कौन से प्ले की रिटेलिंग है। तो ये तो बहुत इजी हो गया, ये एंटनी एंड क्लोपेट्रा की, ध्यान रखना है। अब ड्राइडन जो थे ना, देखिए जॉन ड्राइडन जो थे ना, वो अपने जो भी उनके लास्ट जो पिछले जो अपने प्लेज थे, जब वो अपना प्ले लिखते थे तो हीरोइक कपलेट का यूज़ करते थे। किसका, हीरोइक कपलेट का यूज़ करते थे। बट ड्राइडन ने ऑल फॉर लव में हीरोइक कपलेट का यूज़ नहीं किया है, किसका यूज़ किया है, ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है शेक्सपियर को देखते हुए। तो ये ध्यान रखना, ये जो प्ले है ना ऑल फॉर लव, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ऑल फॉर लव का जो सब टाइटल है वो क्या है, द वर्ल्ड विल लॉस्ट है। क्या है, द वर्ल्ड विल लॉस्ट, वर्ल्ड विल लॉस्ट। सब टाइटल याद रख लो या पूरा फुल टाइटल याद रख लो, यही है, द वर्ल्ड विल लॉस्ट है। तीसरा याद रखना, ये आया कब था, तो मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट का जो फर्स्ट वर्जन आया था विद 10 बुक्स 1667 में आया था ना। तो मिल्टन की पैराडाइज से याद रखना, ये जो ऑल फॉर लव है ये भी 1667 में ही आया था, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो एंटनी एंड क्लोपेट्रा इज करेक्ट। ये सिर्फ याद कराने का तरीका है बस, क्योंकि ये तो याद ही होगा मिल्टन वाला, इसलिए। नेक्स्ट पे आएंगे, ड्राइडन का ऑल फॉर लव इज़ रिटन इन, जस्ट अभी मैंने बताया कि ड्राइडन का जो ऑल फॉर लव है वो किस में लिखा गया है। तो ऑल फॉर लव इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, ब्लैंक वर्ड्स हैज़ अ मीटर बट नो राइम, इट इज़ अ ट्रेजेडी। तो ये ध्यान रखना है, ब्लैंक वर्ड्स, ऑल फॉर लव क्या है, एक ट्रेजेडी है ना। तो ब्लैंक वर्ड्स जिसमें मीटर तो होते हैं बट राइम नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना बच्चे। नेक्स्ट पे आएंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें बताना है, सेंटेंस को करेक्ट करना है कि कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। अब इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए एंटर है, तो एंटर के साथ ऑब्वियसली जब हम एंटर का यूज जब हम किसी जगह के अंदर जाने के लिए बात करते हैं, जैसे किसी को, चाहे वो मंदिर हो गया चाहे वो घर हो गया, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी जगह के अंदर जाने के लिए बात होती है तो उसके साथ एंटर के साथ वहाँ पे इनटू नहीं लगाते, मतलब प्रेपोजिशन नहीं आता, इनटू नहीं आता। लेकिन यहाँ पे, अब यहाँ पे एंटर इनटू है, एंटर इन है, एंटर इनटू कट गया, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। सी एंटर द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब दरवाजे पर दस्तक देने के लिए नॉकिंग ऑन द डोर, ये सही फ्रेज है, ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इन द रूम है, सी इज करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक है, डू यू एवर सेंड डैश फॉर थिंग्स रादर दैन बाइंग देम इन शॉप्स, अप आउट ऑफ या थ्रू, क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे डू यू एवर सेंड फॉर थिंग्स रादर दैन बाइंग, क्या आप चीज़ों को भेजना चाहोगे खरीदने के बजाय, तो यहाँ पे देखिए सेंड ऑफ हो जाएगा, सेंड ऑफ इज करेक्ट। सेंड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स लेटर या ऑर्डर भेजकर कोई सामान मंगवाना। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे थोड़ा मैच करना है, आपने ध्यान रखना है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, इजी है। तो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 से हमें मैच करना, यूफेमिज्म है, एंटीथेसिस है, एपिग्राम है, हाइपरबोली है, जो कि बहुत ईजी है। अब यहाँ पे सबको सब पता होगा यूफेमिज्म क्या होता है, एंटीथेसिस क्या होता है, एपिग्राम क्या होता है, हाइपरबोली। सबसे इजी है हाइपरबोली। तो हाइपरबोली पे आते हैं। हाइपरबोली क्या करता है, बढ़ा चढ़ा के बातें करता है, ओवर स्टेटमेंट की बातें करता है ना। तो यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट क्या है, ये रहा, यानी कि डी का थर्ड है, ठीक है, कोड में ले आते हैं, डी का यहाँ पे थर्ड है। अब यहाँ पे डी का थर्ड कहाँ मिलेगा हमें, डी का यहाँ पे देखिए डी का सेकेंड है, ये ऐसे कट गया, डी का 4 है, ये ऐसे कट गया, डी का फर्स्ट है, ये ऐसे कट गया, डी का थर्ड ये इसमें मिल गया। अच्छा और देख लेते हैं एपिग्राम। एपिग्राम पे आपका आ जाएगा ब्रीफ पॉइंटिंग, पॉइंटेड सेइंग, तो सी का 4 है, सी का 4 ही इसी में मिल गया, हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो ज़्यादा हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी और भी दिखा दे रही हूँ मैं। एपिग्राम का ब्रीफ पॉइंटिंग यानी कि सी का यहाँ पे 4 हो जाएगा, डी का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, एंड एंटीथीसिस का तो आपका यही है, ये है,
एंटीथेसिस यहाँ पे एक हो जाएगा, यूफेमिज्म यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको देख सकते हो। देखिए सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। नेक्स्ट पे आएंगे, हु हैज़ डिस्क्राइब्ड बेकन एज द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। इजी क्वेश्चन है। बेकन यहाँ पे किसे कहते हैं? वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो ये जो फेमस टिप्पणी है ना, ये अलेक्जेंडर पॉप के लिए उन्होंने कहा था। ठीक है, किसके लिए कहा था? अलेक्जेंडर पॉप के लिए कहा था। ठीक है, ठीक है, अलेक्जेंडर पॉप ने कहा था, सॉरी, अलेक्जेंडर पॉप ने कहा था किसे? बेकन को। बेकन को किसने वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा था? तो अलेक्जेंडर पॉप ने कहा था। कहाँ कहा था? तो अलेक्जेंडर पॉप की एक पोयम है एन एसे ऑन मैन, इसमें इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, एन एसे ऑन मैन, इसमें इन्होंने ये बात कही थी, द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। किसको? बेकन को कहा था। क्यों? क्योंकि ये बेकन की जो बुद्धि थी ना, उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उनके जो नैतिक पतन की आलोचना भी करते हैं। बुद्धि की तारीफ भी करते हैं और नैतिक पतन की आलोचना भी करते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। हु इज़ द एसिस्ट हु कॉल्ड हिज एसे डिस्पर्स मेडिटेशन। तो किस एसिस्ट ने अपने एसे को डिस्पर्स मेडिटेशन कहा? डिस्पर्स मेडिटेशन मतलब बिखरे हुए विचार। किसने कहा? एजी गार्डनर, बर्टन रसल, जोसेफ एडिसन, फ्रांसिस बेकन। किसने कहा है अपने एसे को? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने ही अपने एसे के बारे में ये कहा था, क्योंकि मेरे एसे किसी एक विषय पर व्यवस्थित ढंग से आर्ग्यूमेंट के बजाय एक्सपीरियंस का निचोड़ और बिखरे हुए सूत्र होते हैं। मेरे जो एसे होते हैं उस पर कोई व्यवस्थित चर्चा नहीं होती है, बल्कि जो अनुभव होता है उसका निचोड़ होता है ना? ऐसा इन्होंने कहा था, बिखरे हुए विचार। नेक्स्ट पे आएंगे, हु रोट अंडर द स्यूडोनिम अल्फा ऑफ द प्लो। तो ये किसका है? ये किसका स्यूडोनिम है? अल्फा ऑफ द प्लो। कौन इस नाम से अपने वर्क लिखता था? चार्ल्स लैम है। चार्ल्स लैम तो इलिया के लिए जाने जाते हैं। फ्रांसिस बेकन है, ये तो फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट कहला जाते हैं। R.L. स्टीवेंसन है, एजी गार्डनर है। दो ही बच रहे हैं आपके सामने, बताना है हमें यहाँ पे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके? अल्फा ऑफ द प्लो आपके एजी गार्डनर के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अल्फा ऑफ द प्लो। ये फेमस एसिस्ट है एजी गार्डनर। ठीक है, ये एजी गार्डनर का क्या है? स्यूडोनिम है, उनका निक नेम है। द वर्ड इलिया इज एसोसिएटेड विद, जस्ट अभी मैंने बताया, चार्ल्स लैम का ये उपनाम है, पेन नेम है। इन्होंने अपने फेमस एस्से का जो कलेक्शन है एस्सेज ऑफ इलिया, इसी नाम से पब्लिश कराया था। तो चार्ल्स लैम इसके लिए जाने जाते हैं, इलिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, हाउ मच मनी डज द नरेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लंचियन हैव व्हेन द स्टोरी ओपन। द लंचियन मैंने पढ़ाया है, ये किसका वर्क है? लंचियन, ये मॉघम का है, मॉघम का, विलियम सॉमरसेट मॉघम, है ना? विलियम सॉमरसेट मॉम या मॉघम पढ़ सकते हो, उनकी उनका ये वर्क है। और इसमें पूछा जा रहा है कि कहानी की शुरुआत में राइटर के पास कितने पैसे होते हैं। ठीक है, कितने पैसे होते हैं कहानी की शुरुआत में? लंच में जाने से पहले राइटर के पास 60 फ्रैंक का होता है, फ्रैंक होते हैं, या 80 फ्रैंक, 70 फ्रैंक या 90 फ्रैंक शुरुआत में, जब वो लंच में जाने से पहले उस लड़की के साथ। ठीक है, कितने फ्रैंक होते हैं ये बताना है, उस लेडी के साथ। सॉरी वो लड़की तो रहती नहीं है, लेडी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये भी पढ़ाया मैंने। देखिए क्या था, विलियम सॉमरसेट मॉघम की इस कहानी में राइटर के पास लंच पर जाने से पहले केवल कितने फ्रैंक थे? 80 फ्रैंक थे, जो उसे पूरे महीने चलाने थे। और वो 80 फ्रैंक से भी ज़्यादा लंच पर जब चले जाते हैं तो 80 फ्रैंक से ज़्यादा खर्च हो जाता है। ये पूरे महीने के खर्च थे। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु इज़ क्रेडिटेड फॉर पॉइनियरिंग द हिस्टोरिकल नॉवल। तो हिस्टोरिकल नॉवल के लिए, यानी कि हिस्टोरिकल नॉवल शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? हिस्टोरिकल नॉवल। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके? वॉल्टर स्कॉट, है ना? वॉल्टर स्कॉट को हिस्टोरिकल नॉवल का जनक माना जाता है। और इनका वो नॉवल है ना, वेवरली, है ना? वेवरली। ठीक है,
वेवरली नॉवलों ने जो हिस्ट्री है और फिक्शन को जोड़ने की कला शुरू की थी। द फ्रेज 2 इंचेस ऑफ आइवरी, अभी मैंने जस्ट इसको मतलब कल ही पढ़ाया इसको, प्रैक्टिस मैंने कराया था ना 200 लिटरेरी मूवमेंट्स में मैंने प्रैक्टिस कराया, उसमें ये आया है क्वेश्चन, अभी कल ही मैंने पढ़ाया इसको और ये आया भी है आपके प्रीवियस ईयर में। ये जो फ्रेज है ना 2 इंचेस ऑफ आइवरी, ये कौन अपने प्लॉट में यूज़ करता है, अपने वर्क के प्लॉट के लिए कौन यूज़ करता है? थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, वर्जीनिया वुल्फ या जेन ऑस्टिन? कौन यूज़ करता है ये बताना है, ठीक है। 2 इंचेस ऑफ आइवरी, इसका मतलब होता है हाथी दांत के 2 इंच। ये एक फ्रेज है, कौन अपने वर्क के प्लॉट के लिए यूज़ करता है? तो जेन ऑस्टिन है। जेन ऑस्टिन जो थे ना, उन्होंने खुद अपने राइटिंग के बारे में कहा था कि वो 2 इंचेस ऑफ आइवरी यानी कि हाथी दांत के एक छोटे टुकड़े पर काम करती हैं। उनका जो कैनवास है छोटा है लेकिन बहुत ही फाइन था, ऐसा इन्होंने कहा था। तो ये फ्रेज़ को याद रखना, ये यही यूज करते हैं। हु इज़ पिप्स ट्यूटर इन लंदन इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन? तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में पिप का ट्यूटर कौन है लंदन में, लंदन वाले है ना, पिप का ट्यूटर कौन रहता है ये बताना है। चलिए, तो पिप का ट्यूटर कौन रहता है? जब पिप अपनी किस्मत आजमाने लंदन जाता है तो उसे एजुकेशन देने के लिए मैथ्यू पॉकेट को अपॉइंट किया जाता है। किसे? मैथ्यू पॉकेट को अपॉइंट किया जाता है। मैथ्यू पॉकेट जो है ना, ये पिप के सबसे अच्छे दोस्त हर्बर्ट पॉकेट के फादर हैं, ठीक है। हर्बर्ट, ये ध्यान रखना, मैथ्यू पॉकेट का जो बेटा है वो हर्बर्ट पॉकेट है और हर्बर्ट पॉकेट ही पिप का दोस्त है, ठीक है। फील्डिंग है, यानी कि फील्डिंग जोसेफ एंड्रयू पैरोडीज, ये बताना है। हेनरी फील्डिंग का ये जो वर्क है ना, जोसेफ एंड्रयूज, ये किसकी पैरोडीज करता है, किसकी पैरोडी करता है? तो ध्यान रखना, हेनरी फील्डिंग ने ये जो नॉवल है ना जोसेफ एंड्रयू, हेनरी फील्डिंग का ये जो नॉवल है सैमुअल रिचर्डसन का नॉवल है ना, एक पैमिला, ठीक है। पैमिला ये नॉवल है किसका? सैमुअल रिचर्डसन का ये नॉवल है पैमिला, ठीक है। और इसी नॉवल का मजाक उड़ाने के लिए हेनरी फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयू लिखा था, ठीक है, इसी की पैरोडी किया था। तो पैमिला इज़ करेक्ट। अब जैसे पैमिला ये जो इनका जो वर्क है, ठीक है, सैमुअल रिचर्डसन का जो वर्क है पैमिला में क्या दिखाया गया है? पैमिला में एक लड़की की चेस्टिटी की कहानी है, यानी कि पैमिला में एक लड़की की चेस्टिटी की कहानी है। जबकि हेनरी फील्डिंग इसमें क्या दिखाते हैं? जोसेफ एंड्रयू में पैमिला का भाई यानी कि जोसेफ के जरिए पुरुषों की जो चेस्टिटी है उसका मजाकिया चित्रण किया है। तो पैमिला ही इसकी पैरोडी है, ध्यान रखना, ठीक है। सैमुअल रिचर्डसन का पैमिला को इन्होंने लिखा है हेनरी फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयू किसका मजाक उड़ाने के लिए? तो सैमुअल रिचर्डसन का जो पैमिला है उसी का मजाक उड़ाने के लिए ये नॉवल लिखा है जोसेफ। पैमिला में एक लड़की की चेस्टिटी दिखाई जाती है और जोसेफ एंड्रयू में जोसेफ के जरिए इन्होंने पुरुषों की चेस्टिटी का मजाक बनाया, मजाकिया चित्रण किया है। तो ये ध्यान रखना है। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेशनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी? ये स्टेटमेंट आपको कहाँ मिलेगा? जोसेफ एंड्रयू है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है, एनिमल फॉर्म है, ये सभी आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये टॉमस हार्डी का फेमस नॉवल है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की ये फेमस नॉवल है। हार्डी को हम जानते हैं, हार्डी एक पैसिफिस्टिक राइटर थे और इनका मानना था कि जीवन दुखों का प्ले है, इसमें सुख केवल कभी कभी आने वाली एक छोटी घटना है, ऐसा इनका मानना था। अब चूंकि हार्डी क्या थे? एक पैसिफिस्ट, ठीक है। तो हार्डी जो थे वो एक पैसिमिस्टिक राइटर थे, मतलब निराशावादी राइटर थे। तो ये ध्यान रखना आपने। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। Whom did Henchard arrange to hire as his business manager before meeting for fair in the mayor of कैस्टरब्रिज? इसमें बताना है। तो ये आपके पूछा जा रहा है कैस्टरब्रिज की बारे में, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के बारे में, ठीक है। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में जो फ्राफ्रे है, ठीक है, जो फ्राफ्रे
फ्राफ्रे से मिलने से पहले हेंचर्ड ने किसे अपना बिजनेस मैनेजर रखने का सोचा था? जब वो फ्राफ्रे से मिलने से पहले हेंचर्ड किसे अपना बिजनेस मैनेजर रखने को सोचा था, ये पूछा जा रहा है। देखिए, माइकल हेंचर्ड ने शुरू में क्या हुआ था? माइकल हेंचर्ड ने शुरू में जेसुआ जॉब, है ना, जेसुआ जॉब को मैनेजर के पद के लिए अपॉइंट करने का विज्ञापन दिया था और उससे बात भी की थी, लेकिन बाद में डोनाल्ड फ्राफ्रे की योग्यता देखकर उसे नौकरी दे दी। तो डोनाल्ड फ्राफ्रे से मिलने से पहले वो किसे नौकरी देना चाहते थे? जोसेफ, ये याद रखना है, ठीक है, जेशुआ को। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। मिसेस डैलोवे डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ, आज इसी को मैं पढ़ाने वाली हूँ, मिसेस डैलोवे को। मिसेस डैलोवे डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ। मिसेस डैलोवे, ये वर्जीनिया वुल्फ का नावल है, कितने दिनों की घटनाओं के बारे में बताता है, अभी मैंने कल ही पढ़ाया है। देखिए, ये इस नावल में वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का यूज़ किया है। ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नावल है जिसमें पूरी कहानी क्लैरिसा डैलोवे के जीवन के केवल एक दिन की इर्द गिर्द घूमती है। अभी कल ही ये क्वेश्चन आया था, वन डे, जो सुबह से शुरू होकर रात की पार्टी पर ख़त्म होती है। पूरी कहानी सिर्फ एक दिन पे घटती है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ठीक है। मिस्टर बर्मन इन द लास्ट लीफ इज, लास्ट लीफ में मिस्टर बर्मन कौन है, ठीक है, बर्मन कौन है? तो ये जो मिस्टर बर्मन है ना, ये 60 साल के एक बूढ़े कलाकार हैं, ठीक है, जो जॉन्सी और सू के नीचे वाली मंजिल पर रहते हैं, ठीक है, जॉन्सी और सू लास्ट लीफ में, और वे अपना पूरा जीवन एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाने के सपने में बिता देते हैं। और लास्ट में क्या होता है, बारिश में दीवार पर पत्ता पेंट करके जॉन्सी की जान बचाते हैं। तो ये नेबर रहते हैं जो नीचे रहते हैं, लिविंग डाउन स्टेयर्स, ठीक है, मिस्टर बर्मन। नेक्स्ट पे आएंगे। द बेनेट फैमिली इन प्राइड एंड प्रेजुडिस लिव्स इन डैश द स्टेट। आप देखोगे ना 2018 का पेपर, तो लगभग सारे सिलेबस से क्वेश्चन आया, हम ये नहीं कह सकते कहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। द बेनेट फैमिली इन प्राइड एंड प्रेजुडिस लिव्स इन डैश स्टेट, यहाँ पे हमें बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये किसका वर्क है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये जेन ऑस्टिन का वर्क है। इसमें बेनेट परिवार किस स्टेट में रहता है? तो एलिजाबेथ बेनेट और उनका जो परिवार है वो लॉन्गबॉर्न, ठीक है, नाम क्या है, लॉन्गबॉर्न नाम के घर या स्टेट में रहता है, ठीक है। पिम्बरली मिस्टर डार्सी का घर है वो, तो लॉन्गबॉर्न, ठीक है, ये ध्यान रखना। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा लॉन्गबॉर्न। जेन ऑस्टिन का ये नॉवल है, लॉन्गबॉर्न स्टेट में ये लोग रहते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ द ओल्ड मैन एंड द सी। तो ओल्ड मैन एंड द सी में ये ओल्ड मैन कौन है? तो देखिए, ये नॉवल का नाम मेन कैरेक्टर है, आप बोल सकते हो सेंटियागो। ये नॉवल का मेन कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट है सेंटियागो, जो एक ना क्यूबाई फिशरमैन है, मछुआरा है। और ये लगातार 84 डेज, कितना डेज, लगातार 84 डेज तक कोई मछली नहीं पकड़ पाता। फिर क्या होता है, 85 यानी कि 85वें दिन एक बड़ी मार्लिन मछली से इसका संघर्ष शुरू होता है। तो सेंटियागो इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, द स्टेटमेंट है ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल दैन अदर्स। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये जॉर्ज ऑरवेल की एक नॉवल है। जॉर्ज ऑरवेल का एक सैटारिकल नॉवल है एनिमल फॉर्म की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये दिखाती है कि कैसे क्रांति के बाद भी सत्ता में बैठे लोग भ्रष्टाचार करते हैं और समानता के नाम पर भेदभाव फैलाते हैं। तो एनिमल फॉर्म की लाइन है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज़ अ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ। तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये किसका ट्रांसलेशन है, किसका लिटरल ट्रांसलेशन है, ये पूछा जा रहा है। बेल्ज़ेबब, शैटन, लूसीफर या फिर मेफिस्टोफेल्स। देखिए, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है ना, ये हिब्रू शब्द बेल्ज़ेबब का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसका, बेल्ज़ेबब का। ये हिब्रू टर्म है, बेल्ज़ेबब का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जिसे डेविल का एक रूप माना जाता है, शैतान का। तो नॉवल में ये जो पिग है, पिग के सिर के सिंबल के रूप में आता है, जो इंसानी बुराई को दिखाता है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, उनोका इज एसोसिएटेड विद द नॉवल।
ये भी मैंने पढ़ाया है। उनोका, ये जो कैरेक्टर है ये किस नॉवल से है? बैचलर ऑफ आर्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट, ग्रेन ऑफ व्हीट, द पेटल्स ऑफ ब्लड। अब आप ही बता दो, जितना मैंने सिलेबस पढ़ाया आपके यूट्यूब चैनल पर एलटी का, आप 2018 का पेपर उठा लो, क्या उसमें से नहीं आ रहे हैं? जो नहीं पढ़ाया उसको छोड़ दीजिए। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज मैंने नहीं पढ़ाया अभी, जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस वो भी नहीं पढ़ाया। जो नहीं पढ़ाया उसको छोड़ दीजिए। जो पढ़ाया है क्या उसमें से आपको नहीं आ रहा होगा? अब खुद देखेंगे, ये आपके पेपर में आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है। तो जितना पढ़ाया भाई, जितना पढ़ाया है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लो और उसी को प्रैक्टिस कर लो, निकल जाएगा। इधर उधर ज़्यादा टफ के चक्कर में भागो मत कि बहुत टफ आ जाएगा। भाई सिलेबस के अंदर ही पूछेंगे, ऐसा थोड़ी ना कहीं और से पूछ लेंगे। टफ कैसे आएगा? अगर आप उस चीज़ को पढ़े रहोगे तो फिर कैसे टफ लगेगा? तो ये ध्यान रखना है। उनोका आपको कहाँ मिलेगा? मैंने पढ़ाया अभी वही चिन्मय एचबे का ये वर्क है, थिंग्स फॉल अपार्ट। चिन्मय एचबे, उनोका ये कैरेक्टर वहीं मिलेगा। चिन्मय एचबे का ये नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट। उसमें जो हीरो है उसमें, अच्छा थिंग्स फॉल अपार्ट का जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? वो ओंकोकोवा है। नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन याद तो करना पड़ेगा भाई। क्या है? ओंकोकोवा। मैं खुद गलत प्रोनाउंस कर दे रही हूँ। OKONKWO आई थिंक, है ना? ओंकोकोवा है, ओंकोकोवा है ना। थिंग्स फॉल अपार्ट का यही हीरो है, ओंकोकोवा के पिता है ये। और ये ओनोका कौन है? ये ओंकोकोवा के फादर है ओनोका। तो ये ध्यान देना है। ओंकोकोवा अपने पिता के आलस और संगीत, बहुत ज़्यादा ये संगीत का प्रेमी रहते हैं। ये बहुत नफरत करता है ये ओनोकोवा अपने फादर के इस आलस और संगीत के प्रति प्रेम के कारण। वो खुद को ना बहुत सख्त दिखाता है ओनोकोवा, अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट। चलो नेक्स्ट वन पे आएंगे। चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज व्हाट एक्ट यू ऑन द बिकम अ सोशल वर्कर्स। इसका मीनिंग बताना है, जो अंडरलाइन है, ठीक है। इसका मीनिंग बताना है, क्या होगा इसका मीनिंग। ये जो एक्ट ऑन यू है, एक्ट, इसका बताना है। एग ऑन, ठीक है। एग ऑन, एग ऑन ना एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए उकसाना या प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डैम्प्ड होगा नहीं, हिंडर्ड मतलब रोकना होता है, ये होगा नहीं, अर्ज हो जाएगा। किसी को किसी चीज़ के लिए उकसाना या प्रोत्साहित करना, तो अर्ज इज़ करेक्ट। ओके। एनकरेज करना, आप यहाँ पे इनकरेज कर सकते हो, एनकरेज। इसका इंकरेज मतलब भी होता है किसी को उकसाना या प्रोत्साहित करना, इंकरेज करना, अर्ज करना, डेयर करना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पे आएंगे रंगम्मा। रंगम्मा इन कांथपुरा ऑर्गेनाइज द वीमेन एंड कॉल्स दिस ग्रुप। अब ये कांथपुरा भी मैंने पढ़ाया है, उसमें ये कैरेक्टर भी पढ़ाया है रंगम्मा, ठीक है। ये जो है कांथपुरा, ये राजा राव का वर्क है। इसमें जो रंगम्मा है वो महिलाओं की क्या करती है? महिलाओं को इकट्ठा करती है। और उस ग्रुप का नाम क्या है? ठीक है, जो महिलाओं को इकट्ठा करती है, संगठित करती है, तो उस ग्रुप का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो राजा राव की इस नॉवल में ना गांधीयन थॉट है, यानी कि गांधीवाद विचारधारा से ये नॉवल पूरी तरह से प्रेरित है। और प्रेरित होकर जो महिलाएं जो सेविका संघ बनाती हैं, ठीक है, जो महिलाएं होती हैं, ये जो है रंगम्मा, ये एक सेविका संघ बनाती है ताकि आज़ादी के आंदोलन में भाग ले सके। तो यहाँ पे राइट आंसर सेविका संघ इज करेक्ट हो जाएगा। ये जिस ग्रुप को ऑर्गेनाइज करती है उस ग्रुप का नाम क्या रहता है? सेविका संघ इज करेक्ट। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेविका संघ इज करेक्ट, महिला सेविका नहीं होगा, सेविका संघ इज करेक्ट हो जाएगा। द एक्सप्रेशन कस्टम्स एंड सेरेमनीज मीन्स, इसका बताना है। आई थिंक ये पैसेज आ गया है, ये पैसेज का क्वेश्चन है। हाँ, बीच में पैसेज आ गया, पैसेज यहाँ पे छूट गया तो मैं छोड़ दे रही हूँ। ये पैसेज का क्वेश्चन आ गया है 34 से कहाँ तक है पैसेज? 38 तक है आई थिंक। 38 तक है। तो इतना क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पैसेज का क्वेश्चन है। देखिए ये रहा पैसेज का क्वेश्चन है ये, क्योंकि पैसेज यहाँ पे है नहीं तो मैं करा देती। पैसेज को हटा दिया गया है, PDF भाई साहब ने बनाया है तो हटा दिया है। चलिए कोई नहीं, चलो यहाँ से देखते हैं। ओके, छूट गया पैसेज। चलिए यहाँ से देखते हैं 39 से। व्हाट डज रिचेस मीन हियर? यहाँ पे रिचेस का मतलब क्या होता है ये बताना है।
रिचेस का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी, गॉडेस, मटेरियल गेन्स, नेम ऑफ अ गर्ल या मनी, क्या होता है? तो देखिए जो रिचेस है लिटरेचर, और अगर हम आम लैंग्वेज में बोलेंगे रिचेस का मतलब होता है भौतिक लाभ, यही तो होता है। रिचेस मतलब क्या होता है? धनी, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जो मटेरियलिस्टिक, जिसके पास बहुत लाभ हो, बेनिफिट हो, है ना। चाहे वो लिटरेचर हो या आम बोलचाल भाषा में हम रिचेस का मतलब यही समझते हैं, भौतिक लाभ, यानी कि मटेरियल गेन्स, धन संपत्ति, यही होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट डज द पोएट से अबाउट लस्ट ऑफ फेम। इसका बताना है कि क्या होगा। जो पोएट है, पोएट लस्ट ऑफ फेम के बारे में क्या कहते हैं? पैशन है, क्रेज है, ट्रांजिटरी है, एक्सटेसी है। पोएट जो है वो लस्ट ऑफ फेम के बारे में क्या बोलते हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन इसी का है क्या? एक्चुअली ना यहाँ से 39 से 38 तक था आपका पैसे, 39 से 42 तक एक पोएटिक लाइन दिया हुआ है, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, पोएटिक लाइन दिया हुआ, वो भी लाइन कट गई है। जिन्होंने पीडीएफ बनाया है भाई साहब ने हटा दिया है। ठीक है, तो ये पैसेज हटा दिए हैं, और वो क्या बोलते हैं, ये जो पोएटिक लाइन है 39 से 42, ये लाइनें हट गई हैं। लाइनें यही थी, रिचेस आई होल्ड इन लाइट स्टीम एंड लव आई लव टू स्कॉन। ठीक है, ये लाइनें सब थी। खैर 39 से 42 है ये लाइनें। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूरा, यही थी लाइनें, मतलब यही पोएटिक लाइनें हैं, और इसी लाइनों से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, रिचेस मीन्स हेयर, मटेरियल गेन्स। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट डज द पोएट से, एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं, रिचेस आई होल्ड इन लाइट स्टीम एंड लव आई लव टू स्कॉन एंड लस्ट ऑफ फेम वॉज बट अ ड्रीम दैट वैनिश विद द मॉर्न एंड इफ आई प्रे द ओनली प्रेयर दैट मूव्स माई लिप्स फॉर मी इज लीव द हार्ट दैट नाउ बियर्स एंड गिव मी लिबर्टी। तो यही पोएटिक लाइन है, और ये ना 39 से 42 तक इसकी लाइनें हैं, मतलब इसके क्वेश्चंस हैं। तो देख लेते हैं हम। ठीक है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट लस्ट ऑफ फेम। तो लस्ट ऑफ फेम ये रहा, पोएट ने लस्ट ऑफ फेम के बारे में क्या बताया है? पैशन, क्रेज, ट्रांजिटरी के एक्सटेसी। ये लस्ट ऑफ फेम होता क्या है? प्रसिद्धि की लालसा। इसके बारे में पोएट क्या कहता है? तो पोएट ने अक्सर प्रसिद्धि की जो इच्छा को क्या कहा है? ये जो लस्ट ऑफ फेम है ना, प्रसिद्धि की चाहत है, फेमस होने की चाहत है, ये क्या है? क्षणिक है, मोमेंट्री है, ट्रांजिटरी बताया है इसे पोएट ने। ठीक है, यानी ऐसी चीज़ जो बहुत कम समय के लिए रहती है और जल्द ही मिट जाती है, ये जो लस्ट ऑफ फेम है। ठीक है बच्चा, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द पोएट। पोएट की कंडीशन क्या है ये बताना है। पोएट की स्थिति क्या है? पोएट अक्सर अपनी पोइट्री में प्रेजेंट यानी कि डिससेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट दिखाई देते हैं ना, यही तो है। अपनी पोइट्री में वो क्या दिखाई देते हैं? डिससेटिस्फाइड विद प्रेजेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि वे दुनिया को भौतिकवाद या दुखों को देखकर दुखी होते हैं और किसी काल्पनिक या बेहतर दुनिया की कल्पना करते हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, जो पहले वाले स्टैंजा में प्रेजेंट स्टैंजा। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज द पोएट प्रे फॉर। अब नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि पोएट किसके लिए प्रे करता है? एस्केप फ्रॉम द अर्थ, ब्रेक ऑफ हार्ट, लिबर्टी ऑफ सोल या प्रेस्टीज। किसके लिए पोएट यहाँ पे प्रे कर रहा है? तो लास्ट में ये क्या कहते हैं पोएट में? लिव द हार्ट दैट नाउ बियर्स एंड गिव मी लिबर्टी। तो यहाँ पे पोएट किसके लिए प्रे कर रहे हैं? तो लिटरेचर में आज़ादी का मतलब केवल शारीरिक स्वतंत्रता नहीं होती है, बल्कि पोएट अक्सर लिबर्टी ऑफ सोल के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वो दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर अपनी जो क्रिएटिविटी है और सच्चाई को पा सके। तो लिबर्टी ऑफ सोल। नेक्स्ट पे आएंगे, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पोएटिक लाइनें खत्म हो गई हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें बताना है कि कौन सा आपकी स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पे इनक्रेडिबल की स्पेलिंग बतानी है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इनक्रेडिबल, ये आपका करेक्ट हो गया, इनक्रेडिबल। ठीक है, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। इन यानी कि इन यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है, और क्रेडिबल ये ध्यान रखना है, ये अपोजिट वर्ड है क्रेडिबल का, इनक्रेडिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग। कोनोसर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कोनोसर में ना डबल एन आता है, डबल एस आता है।
डबल एन है, डबल एन है एंड डबल एस है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। डबल एन है, सिंगल एस है, डबल एन डबल एस, यही सही हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रेस्टोरेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है तो रेस्टायूरेंट ऐसे याद रख सकते हो, RESTA, रेस्टायूरेंट। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हो, RANT, रेस्टायूरेंट। ये स्पेलिंग याद करने की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो रेस्टोरेंट की सही स्पेलिंग में लास्ट में ANT आता है, ANT आता है, ENT नहीं आता, तो ANT वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए रेस्टा ये नहीं सही है, ये सही है, रेस्टायूरेंट। चेंज द वर्ड ग्रास इनटू वर्ब, तो ग्रास को ना वर्ब में चेंज करना है। ग्रास मतलब घास होता है, इसको वर्ब में, क्रिया में चेंज करना है। कौन सा सही होगा ये बताना है। ठीक है, देखिए ग्रास मतलब घास होता है, ये नाउन है। और घास को चरने वाले मतलब जब पशु होते हैं वो घास चरते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेस कहते हैं, चरना, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन ऑफ कंडेम, कंडेम का नाउन बताना है हमें। तो कंडेम एक वर्ब है और इसका जो नाउन होगा वो कंडेमनेशन होगा। क्या हो जाएगा, कंडेमनेशन हो जाएगा, निंदा। ATION लास्ट में आपका सफिक्स जुड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ब ऑफ इंटरनल, इंटरनल का वर्ब हमें बताना है। इंटरनल का वर्ब क्या होगा, तो इंटरनल जानते हो क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, और इसे वर्ब में बदलने के लिए हमें क्या करना है, इसके लास्ट में IZE लगा देना है। IZE जोड़ा जाता है, इंटरनलाइज, इंटरनलाइज। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। अब यहाँ से पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन का क्वेश्चन है, 49 से 51 तक है पंक्चुएशन का क्वेश्चन। तो पंक्चुएट द सेंटेंस करेक्टली। मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा पंक्चुएशन का, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मेन सबसे पहले ये आ जाएगा, मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। मेन में कम एंड से जुड़ेगा, यहाँ पे कहीं पे भी कॉमा नहीं आना चाहिए, कॉमा लगा दिया है। मेन में कम एंड मेन में गो बट आई, यहाँ पे दो जगह कॉमा, बट को अलग क्यों कर दिया, बट को अलग करने के भाई ये मोर एवर या आपका हाउ एवर थोड़ी ना कि दोनों को अलग कर दिया जाए। यहाँ पे जो गलत सही हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही जगह कॉमा लगेगा, मेन में गो, मेन में कम एंड मेन में गो कॉमा बट आई गो ऑन फॉर एवर। यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आई थिंक। एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। अब यहाँ पे भी हमें करेक्ट करना है, कौन सा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। तो देयरफॉर आ गया, ऑब्वियसली देयरफॉर के आगे और पीछे दोनों जगह कॉमा जरूर लगा रहेगा क्योंकि देयरफॉर को अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, अगर हम बात करेंगे तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट। तो ये देखें यहाँ पे जो अगर आपका करेक्ट होगा ना वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि देयरफॉर सेंटेंस के बीच में एक पैरेंथेटिकल शब्द है, यानी कि इंफॉर्मेशनल जानकारी के रूप में आता है देयरफॉर, जो देयरफॉर होता है, और इसके दोनों तरफ ना कॉमा से अलग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा ये भी, क्योंकि जब भी देयरफॉर आएगा वो आपके दोनों तरफ इसके कॉमा रहेंगे, मतलब इसको ना कॉमा से अलग कर दिया जाता है, सेंटेंस में नहीं रखता, इसको दोनों तरफ इसके कॉमा लगा रहेगा क्योंकि ये जो देयरफॉर है ना ये एडिशनल जानकारी के रूप में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, पंक्चुएट द सेंटेंस करेक्टली। आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, डार्क एंड ब्राइट। इसको करना है, कौन सा आपका सही होगा यहाँ पे हमें बताना है। देखिए आई लाइक, यहाँ पे बात करेंगे, आई लाइक ऑल थिंग्स एंड गुड एंड बैड ब्यूटीफुल। ठीक है, आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड ब्यूटीफुल एंड अगली, डार्क एंड ब्राइट। देखिए अगली है, डार्क एंड ब्राइट है, कॉमा आना चाहिए, ये नहीं आएगा, यानी कि सेमी कॉलन नहीं आएगा। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी सेमी कॉलन नहीं आएगा, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे अगर करेक्ट जो होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा।
जब हम ना समान जोड़े जैसे गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली की एक सीरीज बताते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है, ना कि सेमी कॉलन का। नेक्स्ट पे आएंगे, चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। इसका करेक्ट हमें बताना है, करेक्ट प्लूरल फॉर्म बताना है, कौन सा इसमें सही होगा करेक्ट प्लूरल फॉर्म। ठीक है, देखिए करेक्ट मेन दोनों ही हो जाएगा। एक सेकेंड, मेन सर्वेंट्स, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। मतलब कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका दोनों शब्द को बहुवचन बनाया जाता है प्लूरल, जैसे मैन का मेन हो गया, सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाएगा। तो कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिसके दोनों जो नाउन होंगे वो दोनों ही प्लूरल बनेंगे। नेक्स्ट पे आएंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है, यहाँ पे भी कौन सा आपका करेक्ट होगा। आई एम ऑब्लाइज्ड ऑफ यू, या टू यू, या विद यू, या टू यू, कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस गुड टर्म, गुड टर्न, बी। नेक्स्ट पे आएंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे भी हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, कौन सा करेक्ट होगा। बिकॉज ही इज़ क्लेवर देयर फॉर ही गेट्स गुड मार्क, बिकॉज ही इज़ क्लेवर सो, बिकॉज ही इज़ क्लेवर ही, बिकॉज ही इज़ क्लेवर सो दैट, कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे अगर कुछ करेक्ट होगा तो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। राइट आंसर यहाँ पे देखिए, बिकॉज वाले सेंटेंस में ना सही कंजंक्शन क्या होता है, जब भी हम इंग्लिश ग्रामर के अनुसार यदि बिकॉज या सिंस से शुरू होता है सेंटेंस तो रिजल्ट देखने के लिए देयरफॉर या सो का यूज़ नहीं करते, है ना। जब बिकॉज से सेंटेंस शुरू होगा या सिंस से सेंटेंस शुरू होगा तो इसका जो रिजल्ट देखना रहेगा, तो रिजल्ट देखने के लिए हम देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर या सो का यूज़ नहीं करेंगे, सो का यूज़ नहीं करेंगे, है ना, नहीं किया जाता, केवल कॉमा यूज़ होता है। तो बिकॉज ही इज़ क्लेवर, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज ही इज़ क्लेवर ही गेट्स गुड मार्क्स, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देयरफॉर यूज़ हुआ, यहाँ पे सो दैट नहीं होगा जब बिकॉज और सिंस से आपका कंजंक्शन शुरू होगा। नेक्स्ट पे आएंगे, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम बताना है। कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी, मतलब आउटस्पोकन टाइप का, फ्रैंक टाइप का, साफ बोलने वाला, तो फ्रैंक हो जाएगा, है ना। राइट आंसर यहाँ पे फ्रैंक इज करेक्ट। आउटस्पोकन, है ना। गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्पर्ज। इसका एंटोनिम बताना है, क्या होगा। डिस्पैरेज मतलब क्या होता है ये बताना है। देखिए डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी की उपेक्षा करना, नीचा दिखाना, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तारीफ करना, प्रेज करना। ठीक है, डिस्पैरेज मतलब होता है किसी की उपेक्षा करना या नीचा दिखाना, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेज करना। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शन। हिज स्पीच वॉज डिसअपॉइंटिंग, इट डैश ऑल द मेजर इशू, प्रोजेक्टेड, रिवील्ड या स्कर्टेड या एनालाइज्ड, क्या होगा यहाँ पे बताना है। मतलब उसका जो स्पीच है वो डिसअपॉइंटिंग था, तो उसने क्या किया, इट डैश ऑल द मेजर इशू। यदि स्पीच बहुत ज़्यादा डिस्पेयर था यानी कि निराशाजनक था, तो इसका मतलब उसने मेन मुद्दों पर बात नहीं की और उनसे बचकर निकल गया, इसलिए इसका जो सही यूज़ होगा स्कर्टेड होगा। स्कर्टेड मतलब ये होता है किनारा कसना या टाल लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेज बिफोर अ completed सेंटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस रेफर्स टू अ कंप्लीटेड सेंटेंस। अच्छा, कौन सा टेंस है जो रेफर करता है कंप्लीट एक्शन को, कंप्लीट एक्शन की बात कर रहा है। कौन सा टेंस है जो कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वो कौन सा हो जाएगा जो कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। हैज़, हैव प्लस V3, ठीक है, उन एक्शन के लिए किया जाता है जो प्रेजेंट समय से ठीक पहले पूरे हुए हों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, कौन सा टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, उसका हेल्पिंग वर्ब याद रखना, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आता है, यही होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आई हैव बीन मेकिंग केक्स, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
तो कौन सा टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बस यही होता है ना। तो माई यहाँ पे देखेंगे विल भी नहीं होगा, हैज़ बीन नहीं होगा, शैल नहीं होगा, इज मेकिंग, ये करेक्ट हो जाएगा। गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम इन कैमरा, इसका बताना है इन कैमरा का मतलब क्या होता है। ये ईडियम है इन कैमरा, ठीक है। इन कैमरा का मतलब क्या होता है? इन कैमरा, देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इन कैमरा, इन कैमरा का मतलब होता है ये ना, ये कानूनी आप बोल सकते हो, मतलब मीनिंग है लॉ वाली, जिसका यूज़ ना गुप्त या निजी जगह पर किया जाता है। जैसे कि जब किसी मामले की सुनवाई खुले कोर्ट में ना होकर बंद कमरे में होती है तो उसे इन कैमरा एक्शन कहते हैं ना। तो एट अ सीक्रेट अ प्राइवेट प्लेस इसे कहा जाता है, एट अ सीक्रेट अ प्राइवेट प्लेस। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? बहुत कम दिखाई देना। ब्लू मून मतलब होता है बहुत कम दिखाई देता है। इस फ्रेज का मतलब वेरी रेयरली, जब कोई घटना बहुत कम बार होती है तो इसका यूज़ हम करते हैं। वेरी रेयरली इज़ करेक्ट, ठीक है। क्या करेंगे? वेरी रेयरली इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। टू एक्सेप्ट द गंटलेट, इसका मतलब क्या होगा? टू एक्सेप्ट द गंटलेट। देखिए ये जो मुहावरा है, फ्रेजेस है, टू एक्सेप्ट द गंटलेट, प्राचीन समय में क्या होता था, ये जो योद्धा होते थे ना, वो चुनौती देने के लिए अपना जो गंटलेट है, गंटलेट मतलब होता है दस्ताना, ठीक है। क्या होता है? दस्ताना। दस्ताना ज़मीन पर फेंक देते थे। जो प्राचीन समय के एंशियंट टाइम में जो योद्धा होते थे वो ना चैलेंज करने के लिए अपना जो गंटलेट है, अपना जो दस्ताना है वो ज़मीन पर फेंकते थे, और उसे उठाने का मतलब था चुनौती स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, उस दस्ताने को उठाने का मतलब क्या था? कि चुनौती आपने स्वीकार कर ली। टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, इसलिए पूरा बता देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे। टू एक्सेप्ट अ चैलेंज वहाँ से ऐसे निकला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट इडियम फ्रेजेस। इफ़ यू डिस्टर्ब मी आई शैल डैश ऑफ माई स्टोरी। क्या होगा? इफ़ यू डिस्टर्ब मी, इसको फिल इन द ब्लैंक करना है। इफ़ यू डिस्टर्ब मी आई शैल ऑफ माई स्टोरी, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताना है हमें, ओके। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ़ यू डिस्टर्ब मी डैश आई शैल ऑफ माई स्टोरी, यानी कि जब कोई बोलते समय बीच में टोक दे और स्पीकर अपनी बात का जो क्रम है, जो ऑर्डर है वो भूल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? लूज द थ्रेड कहते हैं, ठीक है। लूज द थ्रेड कहते हैं, यानी कि विचारों का क्रम खो देना। जैसे मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ और बीच में कोई बंदा है, कोई टोक दिया, कि इंटरप्ट कर दिया। अब जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोलते जा रही थी, वो जो क्रम है वो भूल गई, तो इसे हम कहते हैं लूज द थ्रेड, यानी कि जो मेरा थॉट का क्रम है वो खो गया है। तो लूज द थ्रेड, इफ़ यू डिस्टर्ब मी आई शैल लूज द थ्रेड ऑफ माई स्टोरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा लूज द थ्रेड। पुट द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। गुड मॉर्निंग विजय, शेड रमेश, आर यू गोइंग टू द मार्केट। इसको इनडायरेक्ट वे में करना है, यहाँ पे पूरा है, अब देख सकते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए गुड मॉर्निंग के लिए हम विश का यूज़ करेंगे। यहाँ पे गुड मॉर्निंग आया है तो यहाँ पे रमेश, यहाँ पे सेड को हटा के हम क्या रखेंगे? विश में चेंज कर देंगे, ओके। और आस्क को हम कनेक्टिव यानी कि इफ़ या वेदर लगाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो राइट आंसर यहाँ पे आई थिंक ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। रमेश विश्ड विजय गुड मॉर्निंग एंड आस्क वेदर ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, ए करेक्ट है। नेक्स्ट पे आएंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट नरेशन। मोती आस्क गंगू वेदर द लेटर वॉज इन हिज सेंस। अब ये आपका इनडायरेक्ट है, इसको करना क्या है? डायरेक्ट में करना है, डायरेक्ट में करना है, ये बताना है। तो मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वॉज इन हिज सेंस को डायरेक्ट में बदलें। तो वेदर आपके इंटेरोगेटिव का होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? वॉज या आर में बदल जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा? गंगू आर यू इन योर सेंसेस। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गंगू आर यू इन योर सेंसेस आस्क्ड मोती। भाई आर से ही शुरू होगा, तभी तो इसको हम इसमें चेंज किए हैं वेदर में। तो ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके।
तो यहाँ पे आपका सी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसका बताना है कि क्या होगा, ठीक है। सोहन सेड टू मी आई हैव ऑलवेज बीन योर फ्रेंड। इसको नरेशन करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे और सोहन के अनुसार ही बदला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। सोहन टोल्ड मी दैट ही हैड ऑलवेज बीन माई फ्रेंड, इजी था। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। व्हाट अ कोल्ड डे का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे, ठीक है। तो व्हाट अ कोल्ड डे ये आपका आ गया, उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हम क्या इसका चेंज करेंगे, यहाँ पे व्हाट अ कोल्ड डे को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लेम्ड का यूज़ करते हैं हम सेड टू की जगह पे। तो व्हाट वाले सेंटेंस को असर्टिव बनाते समय हम वेरी या ग्रेट का यूज़ करेंगे, तो इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी कोल्ड। एक सेकेंड, कौन सा यहाँ पे सही होना चाहिए, ये सही है, डी वाला, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे, क्योंकि वॉट को हम जब चेंज करेंगे ना, वॉट को हम या तो असर्टिव बनाएंगे, वो मतलब वॉट वाले सेंटेंस को, जब भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो वॉट वाले सेंटेंस को हम असर्टिव बनाते समय वेरी या ग्रेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें बताना है करेक्ट सेंटेंस क्या है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। देखिए, व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न लैटिन। व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी मस्ट हैव बीन लर्निंग लैटिन। व्हेन आई हैड गॉन टू स्कूल वी वुड बी लर्निंग लैटिन। व्हेन आई हैड टू गो टू स्कूल वी माइट लर्न लैटिन। कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न लैटिन, यही करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, मतलब ये एक ना पास्ट के एक समान सिचुएशन या आदत को दिखा रहा है, इसलिए दोनों तरफ सिंपल पास्ट का ही यूज़ होगा। जब मैं स्कूल जाता था हमें लैटिन सीखनी पड़ती थी, दोनों ही पास्ट के बारे में बता रहा है, दोनों ही पास्ट की हैबिट को बता रहा है। और जब दोनों ही पास्ट की हैबिट बता, दोनों सेंटेंस हमें सिंपल पास्ट में, मतलब दोनों ही सेंटेंस हमें किस में रखना है, पास्ट में ही रखना है, सिंपल पास्ट में रखना है। तो व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न लैटिन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो दोनों तरफ सिंपल पास्ट का यूज़ होगा। ये भी सिंपल पास्ट में है, ये भी सिंपल पास्ट में है। इसको आप परफेक्ट में मत समझ लेना। परफेक्ट अगर होता तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए था, थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो व्हेन आई ग्रो अप आई वुड बी एन एस्ट्रोनॉट। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, when I grow up then I will be an astronaut, या when I shall grow up, या when I grow up I am going to be an astronaut। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्यूचर की योजना बताने के लिए when वाले क्लॉज में ना प्रेजेंट सिंपल सही है, मेन क्लॉज में गोइंग टू या फ्यूचर सिंपल का यूज़ होना चाहिए, यानी कि जब मैं बड़ा हूँगा, मैं अंतरिक्ष यात्री बनूंगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाना चाहिए वो आपका डी होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है। when I grow up I am going to be an astronaut, ठीक है। देखिए ये सही हो सकता है, बाकी तो और मुझे एक भी नहीं सही लग रहा है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है ना, ये तो बिल्कुल नहीं सही होगा। व्हेन आई ग्रो अप आई वुड बी एन एस्ट्रोनॉट, ये नहीं सही होना चाहिए, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ऐसे फ्यूचर गोल की बात हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर गोल को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हेन आई ग्रो अप, ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन आई ग्रो अप, व्हेन आई ग्रो अप कॉमा I will be an astronaut, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी कर सकते हो। या when I grow up I want to be an astronaut, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये करेक्ट है। अभी के लिए हम डी को मान के चलते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज़ द बेटर दैन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। असर्टिव करना है इसको, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है, यहाँ पे हमें असर्टिव करना है। व्हाट इज़ द बेटर दैन मिल्क फॉर वन हेल्थ, ओके। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, व्हाट इज़ द बेटर दैन मिल्क फॉर, असर्टिव करना है। ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, जिसका मतलब ये होगा कि दूध से बेहतर कुछ नहीं है, यही तो हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
नथिंग इज़ बेटर दैन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, ये करेक्ट हो जाएगा। नथिंग इज़ बेटर दैन मिल्क फॉर वंस, किसी की हेल्थ के लिए दूध से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती है, यही मतलब हुआ, है ना। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। Synthesize the following set of the sentence into one simple sentence. Homer was a great poet. He was born somewhere. Nobody knows where. इसको करना है, एक सिंपल सेंटेंस में करना है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? होमर वाला। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड पहले मैं देख लेती हूँ। होमर वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज बोर्न समवेयर, नोबडी नोज वेयर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होमर वॉज अ ग्रेट पोएट वॉज बोर्न समवेयर, ये तो नहीं करेक्ट होना चाहिए। नोबडी नोज द बर्थ प्लेस ऑफ द ग्रेट पोएट होमर, आई थिंक बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द कंपाउंड सेंटेंस, इसका बताना है कंपाउंड से। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग, ये बताना है कि क्या होगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ही वॉज अनवेल बट ही केप्ट ऑन वर्किंग, ठीक है। ही वॉज अनवेल बट ही केप्ट ऑन वर्किंग, ओके। यहाँ पे वही पूछ रहा था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग। कंपाउंड सेंटेंस के बनाने के लिए हम बट, एट या स्टिल जैसे कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, है ना। वह अनवेल था फिर भी वो काम करता रहा, तो यहाँ पे बट का यूज़ सबसे सही है। एक मिनट, ही वॉज ऑन बट ही केप्ट ऑन वर्किंग, हाँ सही है, बट ही केप्ट ऑन वर्किंग। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आँख चुराने से धुंध नहीं हटती, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसमें जो लिखा है ना, इसका लिटरल मीनिंग कभी भी मत लगाइएगा। इसका जो लिटरल मीनिंग है, डीप मीनिंग ही रहता है इसका, ठीक है। तो ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, इसका क्या हो जाएगा? सो राइट आंसर यहाँ पे फॉग कैन नॉट बी डिस्पर्ड बाय अ फैन, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, इसका शाब्दिक मतलब ये पंखे से कोहरा हटता जैसा नहीं होता ना। फॉग कैन नॉट बी डिस्पर्ड बाय अ फैन, यानी कि पंखे से कोहरा हटना जैसा होता है। तो इसका मतलब ये रियलिटी से मुंह मोड़ने से समस्या हल नहीं होती। फॉग कैन नॉट बी डिस्पर्ड बाय अ फैन इज करेक्ट। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू जिसकी लाठी उसकी भैंस। वेरी इजी क्वेश्चन है ये, मतलब वह ये शक्ति की श्रेष्ठता सुपीरियर को दिखाता है। माइट इज राइट, क्या हो जाएगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। अंत भला तो सब भला। शेक्सपियर का ये प्ले याद रखना, शेक्सपियर के एक प्ले का टाइटल भी है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, है ना। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अंत भला तो सब भला। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। सेवरल विलेजेस वर बर्न डाउन। अब इंग्लिश बताना है। सेवरल विलेजेस वर ब्रंट डाउन, है ना। ब्रन डाउन का मतलब क्या होता है? पूरी तरह जल जाना या जला दिया जाना। तो कई गांव जला दिए गए, ये पैसिव वॉइस में है। वर ब्रन डाउन मतलब ये कई गांव दूसरे के द्वारा जला दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा? कई गांव जला दिए गए हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। आई शुड नॉट माइंड अ लिटिल मोर टी। क्या होगा ये? आई शुड नॉट माइंड अ लिटिल मोर टी, क्या होना चाहिए यहाँ पे? शुड नॉट माइंड का मतलब ये जो शुड नॉट माइंड है ना, ये एक पोलाइट वे है ये कहने का कि मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी या चलेगा, मुझे थोड़ी और चाय चलेगी, ऐसा। तो मुझे थोड़ी चाय और चलेगी या मैं थोड़ी चाय और ले लूँगा। तो शुड नॉट माइंड ये एक पोलाइट वे है ये कहने का कि मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी या चलेगा। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा ए, मुझे थोड़ी चाय और। एक मिनट, तो यहाँ पे राइट आंसर अब ये हो मैं थोड़ी और चाय ले लूँगा, ये भी करेक्ट हो सकता है। और ये भी मुझे थोड़ी चाय और, मुझे थोड़ी चाय और, ये नहीं हो सकता, चल जाएगी, ये नहीं हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। मुझे थोड़ी और चाय, मैं थोड़ी और चाय ले लूँगा, ये हो सकता है। या मुझे थोड़ी और चाय चलेगी, ऐसा होता है। यहाँ पे चलेगी होता ना तो करेक्ट हो जाता। सो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वर आई टू बी सिलेक्टेड अगेन आई वुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। बताना है यहाँ पे क्या होगा। वर आई टू बी,
जानते हो ये क्या है? वर आई टू बी, ये एक ना हिपोथेटिकल सिचुएशन को दिखाता है। अगर मैं दोबारा चुना जाऊं, क्या ये एक हिपोथेटिकल सिचुएशन को दिखाता है। कह रहा है कि अगर मैं, यदि मैं दोबारा चुना जाऊं तो आई वुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, तो मैं इन प्रॉब्लम्स को हल कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि मैं दोबारा चुना जाऊं तो मैं इन समस्याओं को हल कर दूंगा। यही तो हुआ। काश मैं पुनः, ये नहीं होगा, काश ये नहीं होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर आई टू भी यही दिखा रहा है, हिपोथेटिकल सिचुएशन को दिखा रहा है। पॉइंट आउट द सैल्यूटेशन इन एन इनफॉर्मल लेटर, सॉरी, यहाँ पे हमें बताना है पॉइंट आउट द सैल्यूटेशन इन एन इनफॉर्मल लेटर। ओके, बताना है यहाँ पे क्या होगा। मतलब इनफॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन क्या होता है? डियर मदर, सर, डियर मैडम या डियर जेंटलमैन, क्या होता है? तो याद रखना, इनफॉर्मल लेटर की बात हो रही है। तो इनफॉर्मल लेटर आप किसको लिखोगे? अपने दोस्तों को लिखोगे, अपने रिलेटिव्स को लिखते हो ना, तो इसलिए इसमें डियर मदर, डियर फ्रेंड, ये जैसे शब्दों का यूज़ करोगे। सर या मैडम ये तो फॉर्मल लेटर में आता है, सर या मैडम ये आपके फॉर्मल लेटर में आता है। डियर मदर, डियर फ्रेंड ये आपके इनफॉर्मल लेटर का सैल्यूटेशन है, ठीक है, अभिवादन है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। एन इनफॉर्मल लेटर हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। इनफॉर्मल जो लेटर है वो कौन से, मतलब इनफॉर्मल लेटर के कौन से पार्ट्स होते हैं? एक इनफॉर्मल लेटर में मेनली क्या होता है? मेनली सैल्यूटेशन में जैसे डियर फादर, मेन जो बॉडी होती है, पहले सैल्यूटेशन होगा, अभिवादन होगा। आप डियर मदर, डियर फ्रेंड, डियर फादर, इनफॉर्मल लेटर जब लिखते हो तो सबसे पहले माँ को लिख रहे हो तो डियर मदर, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, डियर फादर, तो सैल्यूटेशन पहले आपने कर दिया। उसके बाद आप मेन बात बताओगे, किस लिए आप ये लेटर लिख रहे हो, तो उसको बॉडी कहते हैं। बॉडी मतलब क्या होता है? मेन मैसेज, ठीक है, मेन मैसेज होता है, ये मेन संदेश होता है। उसके बाद आप क्या करोगे? ये नहीं होगा, ये कट जाएगा, ये रहा सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, फिर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं? जैसे योर्स अफेक्शनेटली, है ना, योर लविंगली, जो लास्ट में हम लोग लिखते हैं, तो सब्सक्रिप्शन आ जाएगा उसके बाद, जैसे योर अफेक्शनेटली। उसके बाद आप सिग्नेचर करोगे। तो ये रहता है आपका इनफॉर्मल लेटर का पूरा सैल्यूटेशन। शुरुआत में डियर मदर, डियर फादर, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, जो भी आप इनफॉर्मल लेटर में लिखते हो। देन किस लेटर का मतलब मकसद क्या है लिखने का, वो मकसद का है, मेन मैसेज आपको बताना है। फिर उसके बाद योर डॉटर, योर लविंग डॉटर, ये योर लविंग सन, ये सब्सक्रिप्शन है लास्ट में जो आप लिखोगे। फिर देन सिग्नेचर करोगे। तो ये इनफॉर्मल लेटर का पूरा पार्ट्स है, इसको याद रखना है, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। पहले आप हेडिंग डालोगे, ये भी हो जाता है, हेडिंग हो जाएगा। देन सैल्यूटेशन हो जाएगा, अभिवादन, जहाँ पे डियर मदर, डियर फादर, डियर सिस्टर लिखोगे, सैल्यूटेशन हो जाएगा। देन उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, यहाँ पे आप करोगे। उसके बाद बॉडी, मेन पार्ट बताओगे, मेन मैसेज बताओगे, भाई अपने फादर को लेटर क्यों लिखा है। उसके बाद फोर्थ पे आप सब्सक्रिप्शन करोगे, योर लविंग सन, जो भी है। उसके बाद फिफ्थ पे आप सिग्नेचर करोगे, तो ये रहता है। उसके बाद आप क्या करोगे? सुपरस्क्रिप्शन ऑन द एनवेलोप। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सारे पार्ट्स हैं। विद लव इज यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। तो ये जो विद लव है, इसको बताना है इनफॉर्मल लेटर के किस पार्ट में विद लव का यूज़ किया जाता है, किस पार्ट में, हेडिंग में कि ओपनिंग में कि क्लोजिंग में कि बॉडी में। तो बॉडी वाले में तो नहीं करोगे, बॉडी में तो आप अपना वो मकसद बताओगे जिस मकसद से आप लेटर लिख रहे हो, मदर को, फादर को, डॉटर को या फिर बेटी को, किसी को भी। तो विद लव कहाँ पे? क्लोजिंग में। ओपनिंग में तो आप डियर मदर, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर ये लिखते हो, हेडिंग में नहीं होता है, क्लोजिंग में होता है ये विद लव। कहाँ होता है बच्चे? क्लोजिंग में। विद लव या योर्स लविंगली का यूज़ हम ना लेटर के लास्ट में करते हैं, जिसे क्लोजिंग या सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसे ही सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, इसे क्लोजिंग या सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ये याद रखना है। सी, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये इनफॉर्मल लेटर की बात हो रही है। इन ऑर्डर टू हैव अ डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट फॉर्मल लेटर शुड बी। इसका बताना है, यानी कि रेसिपिएंट पर एक इफेक्ट यानी कि डिजायर्ड इफेक्ट डालने के लिए एक फॉर्मल लेटर कैसा होना चाहिए।
मतलब एक वांछित प्रभाव डालने के लिए, रेसिपिएंट जो भी लेटर पाएगा उस पर एक वांछित प्रभाव डालने के लिए, एक डिजायर्ड इफेक्ट डालने के लिए एक फॉर्मल लेटर कैसा होना चाहिए, इन द प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, कि टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट होना चाहिए, कि ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। मुझे तो सभी सही लग रहे हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पे फॉर्मल लेटर की बात पूछ रहा है, तो एक फॉर्मल लेटर तभी इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव होता है जब वो उसका जो प्रॉपर, उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो प्रॉपर फॉर्मेट में हो वो, और टू द चीज़ें जो होंगी वो टू द पॉइंट हो, रेलिवेंट हो और ग्रामेटिकली करेक्ट हो। तो यहाँ पे डी इज़ करेक्ट, तब जाके रेसिपिएंट पर एक प्रभाव डालेगा, ठीक है, जिसको भी आप लेटर भेज दोगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोनेट, इसमें से बताना है कि कौन सा सोनेट है। ब्रेक ब्रेक ये आपकी किसका है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है। ओzymandias ये पीबी शैली का है। द कैनोनाइजेशन ये किसका है, ये जॉन डन का है। टिंटन अबे ये वर्ड्सवर्थ का है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें है, मतलब क्या है, सोनेट है, ये बताना है। ओके, ये हमें बताना है। देखिए जो ब्रेक ब्रेक है, देखिए पीबी शैली की जो ओzymandias है ये फेमस सोनेट है, ये ध्यान रखना। ये एक सोनेट है पीबी शैली की जो पब्लिश हुई थी आई थिंक 1818 में, ठीक है, पब्लिश हुई थी, तो ये ध्यान रखना। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है, लिरिक है। ये ब्रेक ब्रेक जो है ना ये एक लिरिक है, और ये कैनोनाइजेशन ये मेटाफिजिकल पोइट्री है, किसका, डन का, डन साहब का है। ये टिंटन अबे है जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये ध्यान रखना है। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे पीबी शैली का ओzymandias। नेक्स्ट पे आएंगे अ सोनेट हैविंग 3 क्वाड्रेंट्स एंड अ कपलेट विद राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी इज कॉल्ड। एक सोनेट है जिसमें 3 क्वाड्रेंट होते हैं, एक कपलेट होता है, इसकी राइमिंग स्कीम ये रहा, लास्ट में जी है। ये मिल्टॉनिक सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, या फिर इटालियन सोनेट है। भाई 3 क्वाड्रेंट और एक राइमिंग कपलेट हो, किसमें हो, शेक्सपियरियन सोनेट में ही आते हैं। और कहाँ पे आते हैं, है ना, शेक्सपियरियन सोनेट में आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। हु इंट्रोड्यूस ओटावा रीमा इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ओटावा रीमा को किसने इंट्रोड्यूस किया है, किसने शुरुआत की है, चौसर ने, बायरन ने, वाइट ने या मिल्टन ने। किसने ओटावा रीमा की शुरुआत की है, तो एक नाम आता है सर थॉमस वाइट। इन्होंने इटली से लाकर ओटावा रीमा और सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में पेश किया। तो ये वाइट ही थे जिन्होंने ओटावा रीमा और सोनेट दोनों को कहाँ से लेके आए, इटली से लाए, और इन्होंने लाके लिटरेचर में पेश किया। ओटावा रीमा जो है ना ये 8 लाइन स्टेंजा है, ठीक है, 8 लाइन का स्टेंजा होता है, ये ध्यान रखना है। इसमें आई थिंक इसकी जो ओटावा रीमा की राइमिंग स्कीम होती है ट्रिपल ए बी होता है आई थिंक। चलिए ओके, समझ में आया। और इन्होंने 16वीं सेंचुरी में शायद इसका यूज़ किया था। नेक्स्ट पे आएंगे द पिंडारिक ओड कंसिस्ट ऑफ। पिंडारिक ओड के 3 पार्ट कौन कौन होते हैं। देखिए पिंडारिक ओड, क्लासिक ओड या पिंडारिक ओड, इसको ना क्लासिक ओड भी कह सकते हो, क्लासिक ओड भी कह सकते हो या पिंडारिक ओड भी कह सकते हो। इसके 3 पार्ट ये हैं, स्ट्रोफे है, एंटी स्ट्रोफे है और एपोड है। स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड एपोड, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रोफे क्या होता है, स्ट्रोफे राइट टू लेफ्ट होता है। एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा ना, एंटी का मतलब अपोजिट, तो ये याद रखना, स्ट्रोफे राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, और एंटी स्ट्रोफे लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। यानी कि स्ट्रोफे में क्या होता है, जब जो सिंगर्स होते हैं वो दाईं ओर मुड़ते हैं, और एंटी स्ट्रोफे क्या होता है, जो सिंगर्स होते हैं वो बाईं ओर मुड़ते हैं, और एपोड क्या होता है, जब वो सेंटर में स्थिर होते हैं, यानी कि एक ही जगह पर वो खड़े होकर डांस करते हैं, सेंटर में स्थित होते हैं जो सिंगर्स और ग्रुप होते हैं। तो ये याद रखना तीनों भाई। व्हाट इज़ द ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है ये बताना है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, पिंडारिक कोड को क्लासिक कोड भी कहते हैं, पिंडारिक कोड को रेगुलर कोड भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा ओड कहते हैं, रेगुलर ओड भी कहते हैं। दिस काइंड ऑफ ओड इज रेगुलर ओड एंड डिवाइडेड इनटू स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स में जिसमें कोई राइम नहीं होती, ओनली मीटर होता है, ठीक है, कोई राइम इसमें नहीं होती, जैसे शेक्सपियर और मिल्टन ने बहुत यूज़ किया है।
तो इट हैज़ अ मीटर बट नो राइम, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में सबसे ग्रेटेस्ट पोएट कौन है जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जो जाने जाते हैं? इंग्लिश में सबसे महान पोएट कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक पोएट का क्या माना जाता है? मास्टर माना जाता है। इनकी फेमस वर्क कौन है? माय लास्ट डचेस है, पोर्फिरियाज लवर है, ये सब क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं, तो ये ध्यान रखना है, माय लास्ट डचेस है। नेक्स्ट पे आएंगे, लिटोटस मीन्स क्या होता है? लिटोटस, लाइटोटीज भी बोला जाता है इसको, या लाइटोटीज या लिटोटस। देखिए ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हाइपरबली का उल्टा माना जाता है। लिटोटस जो लाइटोटीज होता है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसको ना हाइपरबली का अपोजिट माना जाता है, ठीक है। मतलब इसमें किसी पॉजिटिव, किसी अफर्मेटिव बात को कहने के लिए नेगेटिव शब्दों का यूज किया है। जैसे मैंने कहा ही इज नो फूल, ही इज नो फूल मतलब फूड मैंने लिख दिया, ही इज नो फूल मतलब वो मूर्ख नहीं है, वो मूर्ख नहीं है, इट मीन्स वो बुद्धिमान है भाई, वो बुद्धिमान है। लेकिन यहाँ पे वो बुद्धिमान ना बोल के उसको नेगेटिव, यानी बुद्धिमान एक क्या है? पॉजिटिव बात है। अब बुद्धिमान का हम निगेशन के थ्रू कहना, उसी मतलब पॉजिटिव बात को, किसी सकारात्मक बात को निगेशन का शब्द का यूज़ करके कहना, यानी कि नेगेटिव शब्द का यूज़ करके कहना, उसे कहा जाता है लाइटोटीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ लाइफ, अपोजिट ऑफ हाइपरबली, कॉन्क्रीट आयरनी, कौन सा करेक्ट हो? सो राइट आंसर यहाँ पे अपोजिट ऑफ हाइपरबली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजी। इसमें बताना है कि कौन सा आपका एलिजी नहीं है। एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये तो एलिजी है ही है। एडोनिस, ये देखिए किसका है? एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये ग्रे का है, जो आपके एलटी में ये है, एलटी में। एडोनिस किसका है? पीबी शैली का है, ये भी एलजी है, पेस्टोरल एलजी है बट एलजी है। रग्बी चैपल, ये भी एलजी है, ये मैथ्यू अर्नोल्ड का है। बाकी टिंटन एबे ये एलजी नहीं है, टिंटन एबे ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। रग्बी चैपल ये अर्नोल्ड का है, ये भी एलजी है। टिंटन एबे नहीं है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लिरिक है, ड्रामेटिक लिरिक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वॉज लेड बाय। रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है उसका बताना है। रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट है ना, इसको लेड किसने किया था? लेड मतलब इसको नेतृत्व किसने किया था, ये बताना है, किसने किया था। तो याद रखना, धर्म सुधार मूवमेंट, ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था ना, ये धर्म सुधार मूवमेंट था। इसको लेड किसने किया था? मार्टिन लूथर ने 16th सेंचुरी में जर्मनी में किया था। मार्टिन लूथर ने 16th सेंचुरी, कहाँ पे? जर्मनी में इन्होंने किया था, जिसका उद्देश्य रोमन कैथोलिक चर्च की बुराइयों को दूर करना था। तो ये ध्यान रखना है। हु सेड डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट ऑल्सो इन हिज एम्ब्रस वर्सेस। किसने कहा है? डन अफेक्ट द मेटाफिजिक्स? डन ने केवल अपने सटायर में बल्कि अपने जो लव पोइट्री में भी मेटाफिजिक्स का यूज़ करते हैं, ऐसा किसने कहा है? तो ये जो डन अफेक्ट मेटाफिजिक्स है, ये किसने कहा है? ध्यान रखना है, ये आपके जॉन ड्राइडन साहब हैं। डन अफेक्ट मेटाफिजिक्स ये जॉन ड्राइडन ने कहा है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। ये जो फेमस टिप्पणी थी ये जॉन ड्राइडन ने दिया था। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मेटाफिजिकल जो शब्द है, मेटाफिजिकल ये जो टर्म है ना, इसको कॉइन किसने किया था? इस शब्द को बाद में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने फेमस किया था। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस शब्द को फेमस किया था, मेटाफिजिकल जो टर्म है। और मेटाफिजिकल पोएट, ये ध्यान रखना, मेटाफिजिकल पोएट ये एक एस्से है, किसका है? ये टी.एस. इलियट का है, टी.एस. इलियट का है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है बच्चा। नेक्स्ट पे आएंगे, बेन जॉनसन रोड डैश कॉमेडीज़। कौन सी कॉमेडी बेन जॉनसन लिखते हैं? बेन जॉनसन रोड कॉमेडीज़। कौन सी कॉमेडी लिखते हैं बेन जॉनसन? तो बेन जॉनसन ने किस प्रकार की कॉमेडी लिखी है? बेन जॉनसन ने अपनी क्लासिकल कॉमेडीज़ और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं, इतना ध्यान रखना। बेन जॉनसन साहब जो है ना, ये क्लासिकल कॉमेडीज़ के लिए जाने जाते हैं, क्लासिकल, एंड ये ध्यान रखना कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं, ह्यूमर्स एंड क्लासिकल कॉमेडीज़ के लिए जाने जाते हैं।
भाई दो ही की जाने जाते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लासिकल इज करेक्ट, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने एलिजाबेथन और जैकोबियन पीरियड के दौरान अपने जो क्लासिकल नियमों का पालन किया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, जॉन बनियान का द पिलग्रिम प्रोग्रेस क्या है। जॉन बनियान का द पिलग्रिम प्रोग्रेस क्या है, तो ये एक एलिगरी है। क्या है, एक एलिगरी है। इसमें कैरेक्टर के नाम जैसे क्रिश्चियन, फेथफुल, ये क्या है, मानवीय गुण या धार्मिक यात्रा को दिखाते हैं। एलिगरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, एमिनेंट विक्टोरियंस बाय लिटन स्टैची इज। ये जो एमिनेंट विक्टोरियंस है ये लिटन स्टैची के हैं, और ये क्या है, लिटन स्टैची, एक बात याद रखना, लिटन स्टैची ये ब्लूम्सबरी ग्रुप से है। ब्लूम्सबरी ग्रुप में कौन कौन है, वर्जीनिया वुल्फ है, E.M. फॉस्टर है, और एक वो करके हैं, एक लिटन स्टैची है, एक और है मेनार्ड करके हैं। ये 4 लोग हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रख, ठीक है। तो एमिनेंट विक्टोरियन ये लिटन स्टैची का है, जो कि एक बायोग्राफी है, ध्यान रखना, ये फेमस बायोग्राफी है जिसमें इन्होंने विक्टोरियन एज की 4 प्रमुख हस्तियों के जीवन के बारे में बताया है और जीवन के एक नए और आलोचनात्मक नज़रिए से प्रस्तुत किया है, ठीक है, ध्यान रखना। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। तो इसमें बताना है कि कौन से प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड से एसोसिएट नहीं है। D.G. रॉसिटी है, डायलन थॉमस है, W.H. हंट है, J.E. मिलेस है। देखिए जो डायलन थॉमस है, इनको डिलन थॉमस भी कहते हैं। डायलन थॉमस ये मॉडर्न एज के पोएट हैं। ये कहाँ के आते हैं, ये मॉडर्न एरा के पोएट हैं, डायलन थॉमस, है ना। बाकी जो तीनों है, D.J. रॉसिटी है, W.H. हंट है, J.E. मिलेस, ये है इसके मतलब इसके क्लाथमिक मतलब आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी ग्रुप के हैं ये तीनों, ठीक है। 1848 में ये प्री रेफेलाइट जो ब्रदरहुड था ये सेटअप हुआ था, और ये उसी के क्या है, सारे मेंबर हैं। बाकी डायलन थॉमस नहीं है, ये मॉडर्न एज के हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, ध्यान रखना है इस चीज़ को। एक्सप्रेशनिज्म एज अ मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन। तो एक्सप्रेशनिज्म एक मूवमेंट है जो अर्ली 20th सेंचुरी में ये ओरिजिनेट हुआ था। कहाँ पे, तो कहाँ पे हुआ था, अभी मैंने कल ही कराया है, जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे, जर्मनी में, याद रखना है इसको, ठीक है। ये मूवमेंट सबसे पहले जर्मनी में आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र में शुरू हुआ, जहाँ इमोशन की इंटेंसिटी को दिखाने के लिए रियलिटी को डिस्टॉर्ट किया जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मूवमेंट पोएट। इसमें बताना है कौन से इस मूवमेंट के पोएट हैं, ठीक है, बताना है निम्नलिखित में से कौन से मूवमेंट पोएट है। मूवमेंट पोएट को बताना है कौन से मूवमेंट पोएट हैं, ठीक है, इस मूवमेंट के नहीं, कौन से मूवमेंट पोएट हैं ये बताना है। देखिए यहाँ पे फिलिप लार्किन इज करेक्ट। फिलिप लार्किन जो है ना, ये 1950 के दशक के पोएट के ग्रुप हैं, द मूवमेंट। ये जो मूवमेंट पोएट है ना, ये कब का था, ये 1950 के दशक का था, ठीक है। 1950 के दशक के पोएट का एक ग्रुप था जिसका नाम था द मूवमेंट, और ये सबसे प्रोमिनेंट थे उसमें। द मूवमेंट के सबसे प्रोमिनेंट राइटर थे, ये पोएट थे, फिलिप लार्किन थे। और ये जो ग्रुप था ना, ये द मूवमेंट जो पोएट का ग्रुप था, ये अनक्लियरिटी यानी कि एम्बिगिटी और जटिलता के खिलाफ सादे और क्लियर राइटिंग के मतलब क्लियर राइटिंग लिखते थे। तो फिलिप लार्किन थे इस ग्रुप के सबसे प्रोमिनेंट राइटर, ये ध्यान रखना है। हु सेड किसने कहा है, थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी। किसने कहा है, अ थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी। ये जो फेमस स्टेटमेंट है ये किसका है, तो ये जो फेमस स्टेटमेंट है ना, ये आपके T.S. इलियट साहब का है, ठीक है। T.S. इलियट साहब ने अपने एसे, इनका जो एसे है द मेटाफिजिकल पोएट, ये इनका एसे है, ठीक है, एसे है जो इन्होंने कब लिखा था, 1921 में लिखा था। इसी में इन्होंने कहा है, जहाँ उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट की तारीफ की है, इसी में ये इनका एसे है T.S. इलियट का द मेटाफिजिकल पोएट, 1921 में आया था। ये एक एसे है, इसी एसे में इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट यानी कि डन वगैरह की तारीफ की थी, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब आ जाते हैं 20 क्वेश्चन और है, जल्दी से कर लेते हैं। द टर्म है कंसीट हैज़ रेलिवेंस इन। कंसीट जो शब्द है ये किससे रेलिवेंट है, ये जो इसका संबंध किससे है। कंसीट बहुत ही जटिल और एक मतलब होता नहीं है। कंसीट क्या होता है, दो डिसिमिलर चीज़ों की कंपैरिजन करना। ये मेटाफिजिकल पोइट्री जैसे कि जॉन डन वगैरह है, उनकी पोइट्री की मेन विशेषता है। इसमें दो ऐसी चीज़ों की तुलना की जाती है जिसमें स्पष्ट रूप से कोई समानता ही नहीं है। जैसे प्रेमियों की तुलना कंपास के दो पैरों से करना, मैथमेटिक्स का जो कंपास होता है प्रकार,
उसके पैरों से करना, ये इस मतलब दो अलग अलग बिल्कुल अलग अलग चीज़ों की तुलना एक साथ करना। तो ये मेटाफिजिकल पोइट्री का विशेषता है, स्पेशली जॉन डन बहुत यूज़ करते थे। द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लरिश्ड इन, जो कॉफ़ी हाउस कल्चर है ये कब फ्लरिश हुआ था, ये बताना है। कॉफ़ी हाउस जो कल्चर है ये कब फ्लरिश हुआ था। तो याद रखना जो कॉफ़ी हाउस है ये 18 सेंचुरी की शुरुआत, अर्ली 18 सेंचुरी की शुरुआत लंदन में बहुत फेमस हुई थी कॉफ़ी हाउस, ठीक है। अर्ली 18 सेंचुरी की शुरुआत लंदन, ठीक है बच्चा। और कॉफ़ी हाउस जो था ना ये राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स, लिटरेचर, सोशल गपशप का ये केंद्र था। यहाँ पे हर किस्म की बातें होती थी, राजनीति टाइप की बातें होती थी, साहित्य के बारे में बातें होती थी, सामाजिक के गपशप मतलब सामाजिक चीज़ें बातें होती थी यहाँ पे कॉफ़ी हाउस में। और एडिशन और स्टिल के द स्पेक्टेटर जैसे ऐसे यहीं से प्रेरित थे, तो ये ध्यान रखना है। द फ्रेज है स्टैम्पेड फेस इन डन्स पोएम द कैनोनाइजेशन रेफर्स टू, तो ये स्टैम्प्ड फेस ये ना डन की पोएम द कैनोनाइजेशन में आता है ये फ्रेज। इसका मतलब क्या होता है, जॉन डन की ये पोइट्री में आता द कैनोनाइजेशन में स्टैम्प्ड फेस, इसका मतलब क्या होता है ये बताना है। तो ध्यान रखना स्टैम्प्ड फेस का मतलब सिक्के, इसका मतलब क्या होता है सिक्के, सिक्के यानी कि एक कॉइन पर अंकित है, मतलब कोई राजा या किसी महान व्यक्ति के चेहरे से है। पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि दुनिया को धन और सत्ता के पीछे भागने दो, यानी कि सिक्कों के स्टैम्प फेस, यानी कि पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि दुनिया को धन और सत्ता के पीछे भागने दो, जबकि वो अपने प्रेम में मग्न रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे कॉइन के बारे में बात किया उन्होंने, धन और सत्ता की बात कर रहे हैं, स्टैम्प फेस, ठीक है, ध्यान रखना है। मतलब एक सिक्का होता है, एक सिक्के पर कोई राजा या किसी महान व्यक्ति के चेहरे से होता है, अंकित होता है उसी पे। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर अ बिजनेस लेटर, तो बिजनेस लेटर के लिए सबसे सुटेबल सैल्यूटेशन क्या होता है बिजनेस लेटर के लिए सबसे सुटेबल। देखिए जब भी आप कोई व्यावसायिक पत्राचार में जब हम किसी संस्था या किसी फर्म को एड्रेस करते हैं तो डियर सर्स ये सबसे फॉर्मल है और सबसे सही तरीका माना जाता है, डियर सर्स, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डियर सर। डियर सर्स नहीं होता, आई थिंक डियर सर्स इज करेक्ट है, क्योंकि जब हम किसी संस्था या किसी फर्म को एड्रेस करेंगे तो वहाँ पे डियर सर्स करेंगे, डियर सर नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट पे आएंगे। द ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, तो पैराडाइज लॉस्ट की जो ओपनिंग लाइन है उसका बताना है, पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग लाइन किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है। तो मिल्टन ने अपने एपिक स्टाइल में सब्जेक्ट और वर्ब के क्रम को बदल दिया ताकि पोइट्री ना थोड़ा सा ग्रैंडर लगे, ग्रैंड लगे। इसे मिल्टोनिक इन्वर्जन या लैटिनेट सिंटेक्स कहा जाता है ना, मिल्टोनिक इन्वर्जन कहा जाता है या लैटिनेट सिंटेक्स कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। लैटिनेट सिंटेक्स कहा जाता है, ध्यान रखना। मतलब मिल्टन ने अपने एपिक स्टाइल में जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है उसके जो ऑर्डर को बदल दिया ताकि पोइट्री कैसी लगे, थोड़ी ग्रैंड लगे, इसीलिए इसे मिल्टोनिक इन्वर्जन या लैटिनेट सिंटेक्स कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। मतलब चेंज कर देना उसका ऑर्डर, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट। व्हाट वाज द लीडिंग प्रिंसिपल इन द एज ऑफ पॉप, तो एज ऑफ पॉप में लीडिंग प्रिंसिपल कौन है, लीडिंग प्रिंसिपल मतलब जो प्रमुख सिद्धांत क्या था जब एलेक्जेंडर पॉप का टाइम था, अगस्टन एज, ठीक है, 1700 से लेके 1745 वो अगस्टन एज था, 1700 से लेके 1745 ये अगस्टन एज था। इसमें प्रमुख सिद्धांत क्या था, 18th सेंचुरी के अगस्टन एज में ना इमोशन के बजाय गुड सेंस, डिसिप्लिन, क्लासिकल रूल को सुपीरियर माना जाता था, तर्क और समझदारी को सुपीरियर माना जाता था, इमोशन पे जोर नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुड सेंस करेक्ट हो जाएगा। तर्क, समझदारी, डिसिप्लिन, क्लासिकल नियमों को फॉलो ये लोग करते थे। अलेक्जेंडर मतलब इस टाइम के जो राइटर थे ना वो जो प्राचीन ग्रीक के, रोमन के, जैसे कि वर्जिल है, होमर हो गए, उनको फॉलो करते थे, उनके स्टाइल को फॉलो करते थे। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ बेलिंडा इन पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक, तो रेप ऑफ द लॉक में बेलिंडा का रियल नेम क्या है,
ये पोयम एक रियलिस्टिक घटना पर आधारित है ना। बेलिंडा का असली नाम अरबेला फर्मर था, जिसके बालों की लट कौन काटता है? लॉर्ड पैट्रे ने काट लेता है, अरबेला फर्मर। और इसके बालों की लट कौन काटता है? रियल वाला जो नाम बता रही हूँ उसका नाम रहता है लॉर्ड पैट्रे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड पोएट्स आर द मिरर्स ऑफ द जाइजेंटिक शैडोज विच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट। ये किसने कहा है? ठीक है, ये किसने कहा है ये बताना है। पोएट्स आर मिरर ऑफ द जाइजेंटिक शैडोज, ये फेमस जो स्टेटमेंट है ये पीबी शैली का है। उनका जो एस्से है ना, इनका एस्से कौन सा है? आर डिफेंस ऑफ पोइट्री, आर डिफेंस ऑफ पोइट्री। ये जो एस्से है इसमें ये लाइनें आती हैं, ठीक है, जहाँ वो पोएट को समाज के अलिखित कानून निर्माता कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट टर्म डज कीट्स यूज फॉर द ग्रेशियन अर्न। यहाँ पे बताना है कि कीट्स ने अपनी ओड में ग्रेशियन अर्न के लिए किस शब्द का यूज़ किया है। ग्रेशियन अर्न के लिए डॉक्टर, सोशियोलॉजिस्ट, आर्टिस्ट या हिस्टोरियन, किस शब्द का यूज़ किया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए थे 2018 में। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कीट्स ने ओड एंड ग्रेशियन अर्न में अर्न को सिल्वन हिस्टोरियन कहा है। क्या कहा है? सिल्वन, SYLVAN, सिल्वन हिस्टोरियन, हिस्टोरियन कहा है, ग्रामीण इतिहासकार कहा है, क्योंकि वो जो कलश है ना वो बिना शब्दों के प्राचीन जो स्टोरीज है उसको ना चित्रों के माध्यम से बयां कर रहा है। जो प्राचीन कहानियां हैं उसको अपने पिक्चर में जो उसमें चित्र बने हुए हैं उसके माध्यम से वो बता रहा है, इसीलिए सिल्वन हिस्टोरियन कहा है। हु नरेट द पोयम माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस में नरेटर कौन होता है? तो ड्यूक ऑफ फेरारा। कौन होता है? ड्यूक ऑफ फेरारा, है ना। द ड्यूक होता है जिसका नाम क्या रहता है? ड्यूक ऑफ फेरारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है माई लास्ट डचेस। इसमें जो स्पीकर है वो ड्यूक है, जो अपनी डेड पत्नी डचेस की तस्वीर दिखाते हुए एक विजिटर से बात कर रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब द टोन ऑफ डोवर बीच बेस्ट। तो डोवर बीच ये मैथ्यू अर्नोल्ड का है, इसका टोन कैसा है, इसका लहजा कैसा है? इंथुजियास्टिक है, होपफुल है, पैसिमिस्टिक है या ट्रैंक्विल है? मैंने पढ़ाया इसको, आपने पढ़ा होगा तो आपको कैसा लगा होगा लहजा। देखिए ये जो पोयम है ना, ये आधुनिक दुनिया के धर्म के प्रति घटते विश्वास और बढ़ती हुई इनडेफिनिट को दिखाता है। मतलब इसमें इन्होंने दिखाया है कि दुनिया जो विक्टोरियन एरा है के टाइम पे जो लोग हैं वो धर्म से कटते जा रहे हैं। जिस तरह समुद्र का पानी घटते जा रहा है वैसे उनका धर्म से विश्वास घटते जा रहा है। तो ये पैसिमिस्टिक स्टोरी, मतलब पैसिमिस्टिक पोयम है। लहजा कैसा था? इसका जो टोन था वो पैसिमिस्टिक था। द नेम ऑफ यूलिसिस सन इज। तो यूलिसिस में उसका बेटे का नाम क्या रहता है? यूलिसिस में यूलिसिस के पुत्र का नाम क्या रहता है? बेटे का क्या नाम रहता है? ये बताना है। तो लॉर्ड टेनिशन की ये पोयम है यूलिसिस। उनके अनुसार उनका जो बेटा है उसका टेलीमाकस नाम रहता है, टेलीमैकस, है ना, ये नाम रहता है। जब वो अपने राज इताका की जिम्मेदारी सौंपकर फिर से समुद्र यात्रा पर निकलना चाहता है। कौन? यूलिसिस। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन ऑफ WB इट्स टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग। क्या आएगा? जायर आएगा, बिल्कुल, ये पढ़ा है हमने, है ना। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग, जायर। सेकेंड कमिंग की लाइन है ये। नेक्स्ट पे आएंगे, WB इट्स यूज बाइजेंटियम एज अ सिंबल ऑफ। तो WB ईट्स ने क्या किया? बाइजेंटियम को किसका प्रतीक माना? किसका प्रतीक माना? तो ईट्स के लिए बाइजेंटियम ना भौतिक शरीर से परे एक आर्टिस्टिक परफेक्शन है और आत्मा की अमरता का प्रतीक है। तो आर्टिस्टिक परफेक्शन। नेक्स्ट पे आएंगे, यही करेक्ट होगा, आर्टिस्टिक परफेक्शन। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, डी करेक्ट है। इन विच पोएम डज द टाइटल ऑफ HB नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट अकर। तो किस पोएम से इन्होंने जो HB हैं, ठीक है, इनका जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये किस पोएम से उन्होंने टाइटल ली है? ये पूछा जा रहा है किस पोएम से। चिन्मा HB का जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, उसका टाइटल उन्होंने किस पोएम से लिया है? तो WB इट्स की द सेकंड कमिंग से इन्होंने लिया है। द सेकंड कमिंग की वो लाइन है ना, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, वहाँ से इन्होंने लिया है। पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड, इसको ना एक्टिव वॉइस करना है। पॉइंट आउट द एक्टिव, हाँ एक्टिव वॉइस करना है। ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस करना है, बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे डी हो जाएगा, आई वुड लाइक यू टू असिस्ट। टू असिस्ट है इसलिए टू भी कर दिया गया है।
नेक्स्ट पे आएंगे अ गेम ऑफ चेस द सेकेंड सेक्शन द वेस्टलैंड इज ऑल्सो द टाइटल ऑफ द प्ले रिटन बाई। अ गेम ऑफ चेस ये जो है ना, इसको याद रखना, वेस्टलैंड का ये दूसरा सेक्शन है अ गेम ऑफ चेस, और किस प्लेराइट के प्ले का ये टाइटल है ये पूछा जा रहा है। ये किस प्लेराइट के प्ले का टाइटल है अ गेम ऑफ चेस, ये वेस्टलैंड का सेकेंड सेक्शन का नाम है। बेन जॉनसन, मार्लो, किड या मिडल्टन। तो अ गेम ऑफ चेस ये याद रखना, अ गेम ऑफ चेस जो है, ठीक है, अ गेम ऑफ चेस ये थॉमस मिडल्टन जैकोबियन प्लेराइट थे। ये एक जैकोबियन प्लेराइट हैं थॉमस मिडल्टन, और इनका एक वर्क है अ गेम एट चेस, अ गेम एट चेस, ये इनका एक वर्क है अ गेम एट चेस, वहाँ से ये टाइटल लिया है। तो इलियट ने यहीं से रेफरेंस उठाया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहीं से उन्होंने रेफरेंस उठाया है। विच उपनिषद डज टी.एस. इलियट allude टू द वेस्टलैंड, कौन से उपनिषद को बताया है यहाँ पे टी.एस. इलियट ने, ठीक है, टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड में किस उपनिषद का रेफरेंस दिया है। तो पोइट्री के लास्ट में क्या रहता है, दत्ता द्वैधम दम्यता, है ना, और शांति शब्द बार बार आता है। तो ये बृहदरण्यक उपनिषद है ना, ये है बृहदरण्यक उपनिषद है ये, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे वेस्टलैंड कंक्लूड्स विद अ, द वेस्टलैंड के लास्ट में किस भाषा के साथ एंडिंग होती है, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत या जर्मन। तो ऑब्वियसली संस्कृत। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, इमेजिज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। तो इमेजिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है, किससे एसोसिएट है इमेजिज्म जो है। तो इमेजिज्म जो है ना, ये एक लिटरेरी मूवमेंट है, ये किससे, तो इमेजिज्म की शुरुआत का जो श्रेय है ना वो टी.ई. ह्यूम को जाता है। इसकी शुरुआत किसने किया था, भले ही इमेजिज्म मूवमेंट को लेड किसने किया था आपके एजरा पाउंड ने किया था, इसको लेड एजरा पाउंड ने किया था, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी, तो टी.ई. ह्यूम ने किया था। टी.ई. ह्यूम और एजरा पाउंड दोनों ही जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना है, एजरा पाउंड एंड टी.ई. ह्यूम को जाता है। और ये मूवमेंट ना पोइट्री में क्लियरिटी और इमेजेस का यूज़ करना, इस पे जोर दिया कि हाँ पोइट्री में क्या यूज़ करना है, स्पष्टता, सटीक, लुसिडिटी, इमेजेस का यूज़ करो। और इन दोनों, जब भी बात इमेजेस की आएगी तो ये दोनों प्रोमिनेंट हैं, टी.ई. ह्यूम और एजरा पाउंड। तो ये थे भाई 120 क्वेश्चन, जिसमें पैसेज को तो छोड़ दिया गया है। फिलहाल मैंने यहाँ पे सारा कुछ समझाया है, हो सकता है आपको कुछ नया मिला हो या आपको पता भी हो तो रिवीजन हो गया होगा। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक रिवीजन तो ज़रूरी था ना, है ना, 2018 वाला पेपर एक रिवीजन ज़रूरी था। वो कहते हैं ना एक मुलाकात ज़रूरी है, इसीलिए पेपर देने से पहले PYQ ज़रूरी है कराना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ओके। और मैं जल्दी ही मॉक टेस्ट लेके आऊँगी, टाइम बहुत कम है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।